दोस्तों आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के फेमस नॉवल द मोनोग्राम मर्डर्स का पांचवा और आखिरी भाग। अगर आपने इसके पहले के 4 भाग नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी द मोनोग्राम मर्डर्स। अध्याय 21। जब मैं और पॉयरो घर पहुंचे तो स्टैनली बेयर हमारा इंतजार कर रहा था। पॉयरो ने उससे पूछा, क्या बात है? क्या तुम मेरी कला के नमूने के सिलसिले में यहाँ आए हो? क्या मतलब? अच्छा, ओह, क्रेस्ट। नहीं नहीं, वो ठीक था सर। इस लिफाफे में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बियर ने जेब में से एक लिफाफा डालकर पॉयरो को थमा दिया। शुक्रिया कांस्टेबल। तो फिर जरूर कुछ और गलत हुआ है। तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? असल में सर हमें स्कॉटलैंड यार्ड में किसी एम्ब्रॉस फ्लावर डे का संदेश मिला है। वो ग्रेट हॉलिंग गांव का डॉक्टर है। उसने कहा है कि मिस्टर कैचपूल वहां आए। उनकी वहां सख्त जरूरत है। पॉयरो ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर वापस बियर से पूछा, हम तो वैसे भी वहां फौरन जाने ही वाले थे। क्या तुम जानते हो कि डॉक्टर फ्लावर डे ने कैचपूल को वहां क्यों बुलाया है? जी हाँ, जानता हूँ। ये कोई खुशी की बात नहीं है। एक औरत पर हमला हुआ है, मार्गरेट अर्नस्ट नाम की औरत पर। शायद वो मरने वाली है और उसका कहना है कि मरने से पहले उसका मिस्टर कैचपूल से मिलना बहुत जरूरी है। आपको स्टेशन तक ले जाने के लिए बाहर एक कार खड़ी है। पॉयरो की तौर तरीके से चलने की आदत और किसी भी भागदौड़ वाले काम को पसंद ना करने के बारे में सोचकर मैंने कहा, क्या हम तैयारी के लिए आधा घंटा ले सकते हैं? बियर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बोला, सर ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट, लेकिन इससे ऊपर नहीं, वरना आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। और फिर ये देखकर मैं हैरान रह गया। इस बार पॉयरो अपना सूटकेस लेकर मुझसे भी पहले नीचे आ गया। उसने आवाज लगाई, अरे कैचपूल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करो भाई। कार में बैठने के बाद मैंने धीरे से कहा, अगर मैं उस गांव में नहीं गया होता तो शायद मार्गरेट पर यह हमला नहीं होता। जरूर किसी ने मुझे उसके कॉटेज में जाते देख लिया होगा, और ये भी कि मैं इतनी देर तक वहां रहा था। लेकिन कैचपूल, तुम वहां इतनी देर रहे जितनी देर में वो तुम्हें सब कुछ बता सकती थी, और उसने बताया भी। तो अब जब वो पहले ही पुलिस को सब कुछ बता चुकी है तो फिर कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा? उससे क्या फायदा मिलेगा उसे? बदला लेने के लिए पॉयरो, उसे सजा देने के लिए। हालांकि सच कहूं तो इस बात का भी कोई मतलब तो नहीं निकलता। अगर नैन्सी ड्यूकेन बेगुनाह है और जेनी हॉब्स और सैमुअल किड इस सब के पीछे हैं, तो फिर जेनी और किड मार्गरेट को क्यों मारना चाहेंगे? उसने मुझे उन दोनों पर इल्जाम लगाने वाली कोई बात नहीं बताई थी, और उसने पैट्रिक या फ्रांसिस का कभी बुरा भी नहीं किया था। हाँ, ये बात तो है कैचपुल, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जेनी और सैमुअल किड मार्गरेट को खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो फिर ये किसने किया होगा? हम तो सोच रहे थे कि हमें सारे जवाब मिल गए हैं, और यहाँ ये एक नया ही बखेड़ा शुरू हो गया है। मैंने कहा, क्या तुम वाकई ऐसा सोच रहे थे कैचपूल, कि हमें सारे जवाब मिल गए हैं? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब इतना आसान था? हाँ पॉयरो, मुझे तो ये काफी आसान लगा था। सारे कातिल मारे जा चुके थे। ईडा ने हैरियट को मारा उसकी मर्जी से, और फिर रिचर्ड नेगस द्वारा खुद मारी गई उसकी अपनी मर्जी से, और फिर जब जेनी रिचर्ड को मारने नहीं आई जैसा कि तय हुआ था, तो उसने खुद अपनी जान ले ली। जेनी हॉब्स और सैमुअल ने किसी को नहीं मारा। बेशक उन्होंने मौतों की साजिश जरूर की थी, लेकिन वो मौतें असल में कत्ल नहीं थी। जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, वो तो मौत की सजा थी, उनकी अपनी रजामंदी से। पॉयरो इतनी जोर से हंसा जैसे मैंने उसे कोई बड़ा चुटकुला सुना दिया हो। मौत की सजा, रजामंदी से? तुम इस बात पर यकीन करते हो कैचपूल? हाँ, ये बात ठीक है कि इन्होंने तरकीब काफी बढ़िया बनाई थी, हैरियट, ईडा, रिचर्ड और जेनी ने। चलो मैं तुम्हें ये सारी बात एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। फिलहाल के लिए हम इन चारों को ABCD के नाम से पुकारते हैं। तब हमें उनकी तरकीब का जो बढ़ियापना है वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये A, B, C और D सारे के सारे गुनाहों के एहसास के मारे हुए हैं और आत्मा का छुटकारा ढूंढ रहे हैं। वो इस बात पर राजी हो जाते हैं कि उन्हें किसी पुराने गुनाह की कीमत चुकानी है, अपनी जान देकर। इसलिए वो एक दूसरे को मारने की तरकीब बनाते हैं। B A को मारता है, फिर C B को मारता है, और फिर D C को मारता है। अरे लेकिन पॉयरो, डी ने सी को कहाँ मारा? डी तो जेनी हॉब्स है और उसने रिचर्ड को नहीं मारा है। हाँ शायद नहीं मारा, लेकिन उसे मारना तो था ना, प्लान तो यही था।
और ये भी था कि डी जिंदा रहेगी, क्योंकि उसे ई यानी नैन्सी को ए, बी और सी के कत्लों के लिए फांसी पर चढ़ते देखना है और उसके बाद ही इस डी को मरना है। डी यानी डिमाइस, यानी मौत के लिए अंग्रेजी शब्द। यही सही शब्द है। क्या क्या मतलब पॉयरो? तुम्हारी वर्ग पहेली के लिए कैच पूल, वो शब्द जिसका मतलब है मौत और जिसमें 6 अक्षर हैं। पहले मैंने इसके लिए मर्डर का सुझाव दिया था और तुमने कहा था कि इसमें मर्डर शब्द तभी फिट हो सकता था अगर मर्डर डी से शुरू होता। और वाकई इस केस में यही बात पूरी तरह से सच है। तुम जानते नहीं कि ये बात बोलकर तुमने उस टाइम मेरी कितनी बड़ी मदद की। इससे मुझे सोचने के लिए एक नई दिशा मिली और अब मैं सोचता हूँ कि हाँ, बिल्कुल यही बात है। जरूर यही होना चाहिए। उम्र में छोटा आदमी और बड़ी औरत, सब कुछ कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें सब साफ दिखाई दे रहा है? प्लीज मुझे भी समझाओ। हाँ हाँ, समझाऊंगा जब मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन तुम अभी तैयार क्यों नहीं हो पॉयरो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अरे भाई, मुझे अपने ख्यालों को सही तरीके से ऑर्डर में रखने और उनकी हर एक डिटेल के बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ही ना, कैचपोल। और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे तुम जैसे आदमी को समझाना है जो कि कुछ भी नहीं समझता। तुम सारे जवाब मिल जाने की बात कर रहे हो, लेकिन आज सुबह हमने जो कहानी जेनी हॉब्स से सुनी, तुम्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो एकदम झूठ है, झूठ का एक जाल। क्या तुम ये देख नहीं सकते हो? झूठ का जाल? क्या वाकई पॉयरो? और नहीं तो क्या, उन बातों का कोई सर पैर है? रिचर्ड नेगस हैरियट सिपल से सहमत होता है कि नैन्सी ड्यूकेन को तीनों कत्लों के लिए फांसी चढ़ जाना चाहिए, जो कि उसने नहीं किए। और वो नैन्सी की तकदीर का फैसला जेनी हॉब्स के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार है। रिचर्ड नेगस, जो एक लीडर टाइप का आदमी है, इज्जतदार है, जिसके पास काफी रसूख है, वो रिचर्ड नेगस जो 16 साल तक पैट्रिक आइव पर इल्जाम लगाने के लिए अपने को इतनी बुरी तरह से गुनाहगार महसूस करता रहा, जिसे बहुत देर से ये एहसास हुआ कि साधारण सी इंसानी कमजोरियों के लिए किसी भी आदमी को दोषी ठहराना गलत है, जिसने ईडा के साथ अपनी सगाई इसलिए तोड़ दी क्योंकि वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि हर एक छोटे से छोटे जुर्म के लिए भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वो रिचर्ड नेगस इस ख्याल को पालेगा कि नैन्सी ड्यूकेन को कानून के हवाले करके फांसी पर चढ़वा दिया जाए, वो भी ऐसे 3 कत्लों के लिए जो उसने किए ही नहीं। और नैन्सी ड्यूकेन का जुर्म क्या था? सिर्फ एक ऐसे आदमी से मोहब्बत करना जो कभी उसका हो नहीं सकता था। ये सब सिर्फ बकवास है, कैचपूल। इन बातों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। ये जेनी हॉब्स की कोरी कल्पना है, हमें गुमराह करने के लिए। क्या तुम्हें क्या पता है पॉयरो? मैंने तो उसकी बातों पर भरोसा कर लिया था। बेशक मुझे पक्का पता है, कैचपूल। क्या हेनरी नेगस ने हमें बताया नहीं था कि 16 साल तक उसका भाई एक बैरागी की तरह उसके घर में रहा, किसी से मिलता नहीं था, बात नहीं करता था। और फिर भी जेनी हॉब्स ये कहती है कि उसने ये सारे साल हैरियट और ईडा को मनाने में गुजारे कि वो पैट्रिक और फ्रांसिस आइव की मौत के लिए जिम्मेदार थीं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए। अगर रिचर्ड कभी भी किसी भी तरीके से इन दोनों औरतों से मिलता या उनसे बात करता, तो उसके भाई को क्या खबर नहीं होती? चलो एक बात की तरफ और तुम्हारा ध्यान दिलाता हूँ। जेनी हॉब्स के हिसाब से ब्लॉक्सम होटल के कमरा नंबर 121 और 317 की चाबियां नैन्सी के नीले कोट में कैसे पहुंची? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, वो तो सैमुअल किड ने उनको वहां रखा था नैन्सी को फंसाने के लिए। उसने उसकी जेब में उन्हें कहाँ डाला होगा? क्या सड़क पर? हाँ, सड़क पर ये काम करना मेरे ख्याल से काफी आसान था पॉयरो। ठीक है, मान लेता हूँ। लेकिन किड के पास चाबियां आई कहाँ से? जेनी को वो चाबियां मिलनी थी कमरा नंबर 238 में, रिचर्ड की चाबी के साथ, जब वो रिचर्ड को मारने वहां जाती। लेकिन वो कहती है कि कत्ल की रात वो रिचर्ड के कमरे में गई ही नहीं, बल्कि वो तो होटल में ही नहीं गई। नेगस ने अपना कमरा अंदर से बंद किया और खुद अपनी जान ली, अपनी चाबी को फायरप्लेस की एक ढीली टाइल के पीछे छुपाकर। चलो हम मान लेते हैं कि शायद जब जेनी हॉब्स नहीं आई तो सैमुअल किड और रिचर्ड ने प्लान में कुछ फेरबदल की। किड ने रिचर्ड को मार डाला, फिर रिचर्ड के कमरे से हैरियट और ईडा की चाबियां उठा ली। तो इस सूरत में मिस्टर नेगस की चाबी भी क्यों ना उठा ली जाए? उसे फायरप्लेस की टाइल के पीछे क्यों छुपाया जाए? इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है। रिचर्ड नेगस ये चाहता था कि उसकी खुदकुशी कत्ल जैसी लगे। और मेरे दोस्त, ये काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता था सैमुअल किड से चाबी को कमरे से हटवाकर।
तब फिर खुली खिड़की की भी कोई जरूरत नहीं होती, ये दिखावा करने के लिए कि कातिल उस रास्ते कमरे से भागा था। तो अब अगर रिचर्ड ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था, तो सैमुअल 121 और 317 की चाबियां लेने के लिए 238 में कैसे पहुंचा? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हो सकता है वो पहले पेड़ पर चढ़कर खुली खिड़की से अंदर चला गया हो। अरे कैचपूल, जरा सोचो। जैनी हॉब्स कहती है कि वो उस रात ब्लॉक्सम गई ही नहीं। इसलिए दो ही परिस्थितियां हो सकती थी। या तो सैमुअल किड ने उसके बिना प्लान को कामयाब करने के लिए रिचर्ड की मदद की, या फिर रिचर्ड और सैमुअल ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। अगर नहीं दिया, किड बिना बुलाए रिचर्ड के कमरे में क्यों जाएगा, वो भी एक खुली खिड़की के रास्ते, और वहां से दो चाबियां क्यों हटाएगा? उसके पास ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? और अगर हम ये मान लें कि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया इस प्लान में, तो फिर पक्का किड के पास नैन्सी की जेब में डालने के लिए दो की बजाय तीन चाबियां होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर रिचर्ड ने खुदकुशी की होती, जैसा कि तुम अब तक मानते आ रहे हो, और जिसकी वजह से कपलिंक उसके गले में पीछे तक चला गया था, तो फिर उसकी लाश को एकदम सीधा करके किसने रखा? क्या तुम ये मानते हो कि एक आदमी जहर खाने के बाद इस तरह एकदम सीधा लेटने की कोशिश कर सकता है? नहीं मेरे दोस्त, ये मुमकिन नहीं है। तुमने तो मेरा सिर ही घुमा दिया है पॉयरो। ऐसे ऐसे सवाल अब पैदा हो रहे हैं मेरे दिमाग में, जो पहले कभी थे ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर कैसे सवाल? जैसे ये पॉयरो कि कत्ल के हमारे तीनों शिकारों ने सैंडविच, केक और स्कोन मंगवाए, और फिर उनको खाया भी नहीं। तो उन्होंने मंगवाए ही क्यों? और चलो किसी वजह से अगर नहीं भी खाए, तो फिर वो खाना ईडा के कमरे में प्लेटों में था क्यों नहीं? वो गया कहाँ? आहा! तुमने उस खाने के बारे में भी सोचा। क्या बात है कैचपूल। क्या तुम्हें पता है मैंने जेनी हॉब्स से ये सवाल क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ये चाहता था कि उसे ऐसा लगे कि हमें उसकी कहानी पर यकीन हो रहा है। इसीलिए मैं उससे ऐसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा था जिनका वो जवाब ना दे सके। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौन था। पॉयरो, सैमुअल किड का चेहरा। तुम्हें याद है जब तुम उसे पहली बार प्लेजेंट्स में मिले थे, तो उसने कहा था कि उसने शेव बनाते टाइम खुद को छील लिया था। उसके गाल के शेव किए हुए हिस्से पर एक छोटा सा जख्म था, जबकि बाकी हिस्सा दाढ़ी से ढका हुआ था। तो अगर वो जख्म शेव करने से नहीं, बल्कि एक पेड़ की तीखी टहनी से लगा हो, तो कमरा नंबर 238 की खुली खिड़की से आते या जाते टाइम सैमुअल को पता था कि वो हमारे पास नैन्सी को देखने के झूठ के बारे में मिलने वाला था, और वो नहीं चाहता था कि हम उसके चेहरे की खरोंच को रिचर्ड की खुली खिड़की के बाहर वाले पेड़ से जोड़कर सोचें। इसीलिए उसने अपनी दाढ़ी का थोड़ा सा हिस्सा शेव कर लिया और हमसे झूठ बोला कि वो शेव करते हुए कटा है। पोयरो मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही। उसने सोचा कि हम ये बात मान लेंगे कि उसने शेव करना शुरू किया, फिर उसे खरोंच लग गई और उसने शेव करना बंद कर दिया। और फिर तुम्हें पता है, जब वो मुझे मिलने घर पर आया था, तो उसकी पूरी दाढ़ी गायब हो चुकी थी और उसका पूरा चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था। मुझे ये याद दिलाने के लिए कि वो बिना चेहरे पर कट मारे शेव बना ही नहीं सकता था। और तुम्हारे दिमाग में तो ये बात अब आई है मेरे दोस्त। मैं इस बात पर घंटों पहले पहुंच चुका था। समझे तुम? और अब चलो जल्दी करो, हम स्टेशन पहुंच गए हैं। और कुछ घंटे के बाद हम डॉक्टर एम्ब्रोस फ्लावर डे के सामने खड़े थे। वो 50 के आसपास का एक लंबा गठीला आदमी था, जिसके बाल कनपटियों पर से सफेद हो रहे थे। उसकी कमीज में सिलवटें पड़ी थीं और उसका एक बटन नदारद था। उसने हमारे लिए पहले ही कहलवा रखा था कि हम पादरी घर जाएं, इसीलिए हम वहां पर पहुंचे थे, एक ऊंची छत वाले ठंडे हॉल में, जिसकी खपचियां उड़ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये पूरी जगह डॉक्टर फ्लावर डे को दे दी गई थी, एक मरीज के लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। दरवाजा खोला यूनिफॉर्म पहनी एक नर्स ने। परिचय होने के बाद मैंने पूछा, कैसी है मार्गरेट? डॉक्टर के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। फिर अपने आप को संभाल कर उसने कहा, मुझे बस इतना कहने की इजाजत है कि इन हालातों में वो ठीक है। इजाजत? किसकी इजाजत? मार्गरेट की। वो हार मानने वाली बातें कभी सहन नहीं करती। और उसने तुम्हें हमें जो भी बताने के लिए कहा है, वो सब सच है? जी हाँ मिस्टर कैचपूल। ऐसे हमले के बाद ज्यादातर लोग इतनी देर तक जिंदा नहीं रहते, लेकिन मार्गरेट का तन और मन दोनों ही बहुत मजबूत हैं। हमला बहुत तेज था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे जिंदा रख पाऊं।
चाहे इसके लिए मुझे खुद अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। लेकिन उसके साथ हुआ क्या था? गांव के परले सिरे से दो बहुत ही बुरे आदमी आधी रात को चर्च के कब्रिस्तान में आए और उन्होंने आयु पति पत्नी की कब्रों के साथ जो किया वो बताने लायक नहीं है। मार्गरेट ने उनकी आवाज सुन ली। वो नींद में भी काफी चौकन्नी रहती है। उसने लोहे से पत्थर टकराने की आवाज सुनी। जब वो उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए बाहर दौड़ी तो उन्होंने एक फावड़े से उस पर वार किया जो वो अपने साथ लेकर आए थे। अगर वो मर भी जाती तो उन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। ये बात गांव के कांस्टेबल को भी साफ समझ में आ गई थी जब उसने कुछ घंटे बाद उनको हिरासत में लिया। पॉयरो ने सवाल किया, माफ कीजिएगा डॉक्टर, क्या आपको पता है कि मिसेस अर्नस्ट के साथ ऐसा किसने किया? जिन दो आदमियों की आप बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? जी हाँ, और वो भी बड़े गर्व के साथ। वो पुलिस की हिरासत में है फिलहाल। कौन है वो लोग? फ्रेडरिक और टोबियस क्लटन। दोनों बाप बेटे हैं। एक नंबर के शराबी, किसी काम के नहीं। इस बात पर मैं सोचने लगा कि क्या ये बेटा वही बेकार लड़का था जिसे मैंने किंग्स हेड सराय में स्टोकले के साथ शराब पीते देखा था, और बाद में पता चला कि ये वही था। डॉक्टर फ्लावरडे मेरी तरफ मुड़ा और बोला, प्लीज आप ये समझ लीजिए कि मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके आने से गांव में हलचल हो गई। आप मार्गरेट के कॉटेज की तरफ जाते देखे गए। सारे गांव वाले जानते हैं कि आयुब पति पत्नी को लेकर उसका क्या रवैया है। वो जानते थे कि जो कहानी आप सुन रहे थे उसके हिसाब से पैट्रिक एक बदचलन धोखेबाज नहीं था, बल्कि एक बदनामी करने वाले जुल्म भरे जिहाद का शिकार था। इसीलिए वो पैट्रिक को फिर से सजा देना चाहते थे। अब वो मर चुका है और उनकी पहुंच के बाहर है, इसलिए उन्होंने उसकी बजाय उसकी कब्र को बेइज्जत किया। मार्गरेट हमेशा से कहती थी कि किसी ना किसी दिन ऐसा जरूर होगा, और वो रात दिन खिड़की के पास इसीलिए बैठी रहती थी, जब ऐसा हो तो वो उन लोगों को रोक सके। आप जानते हैं, वो कभी भी पैट्रिक या फ्रांसिस से खुद नहीं मिली। वो दोनों सिर्फ मेरे दोस्त थे। उनका दुखद अंत मेरा दुख था, और उन पर जो नाइंसाफी हुई वो मेरा जुनून था। फिर भी मार्गरेट के लिए ये बातें शुरू से ही बहुत अहम थी, और आज तो उसने इस चीज के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। क्या हम मार्गरेट से बात कर सकते हैं? मैंने पूछा। अगर वो मरने वाली थी तो जो भी वो बताना चाहती थी वो हमें उसके मरने से पहले सुन लेना चाहिए था। एम्ब्रोस फ्लावरडे ने कहा, जी हाँ जरूर। अगर मैंने आपको उससे दूर रखने की कोशिश की तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। पॉयरो, एक नर्स और मैं डॉक्टर के पीछे चल दिए। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर हम एक बेडरूम में पहुंचे। मार्गरेट की हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें बंद थीं। बिना उन्हें खोले उसने पूछा, क्या वो आ गए एम्ब्रोस? हाँ मार्गरेट, पॉयरो ने कहा। हेलो मैडम अर्नस्ट, मैं हरक्यूल पॉयरो हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ। प्लीज आप मुझे मार्गरेट ही बुलाइए मिस्टर पॉयरो। क्या मिस्टर कैचपूल आपके साथ हैं? हाँ मार्गरेट, मैं भी यहीं पर हूँ, मैंने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई मर्द एक औरत पर किस तरह से इतना जुल्म कर सकता था। ये इंसानों का काम नहीं था, जानवरों का था, या बल्कि राक्षसों का। मार्गरेट ने धीरे से लेकिन मजबूत स्वर में कहा, मेरी आंखें सूजन से बंद हो गई हैं, इसलिए मैं आपके चेहरे नहीं देख सकती। मेरे ख्याल से एम्ब्रोस ने आपको अब तक जरूर बता दिया होगा कि मैं मरने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, पॉयरो ने जल्दी से कहा। नहीं कहा? लेकिन उसे लगता तो ऐसा ही है। लेकिन उसे गलत लगता है। मैं इतने गुस्से में हूं कि ऐसे मर नहीं सकती। सारी बातें आप लोगों को बताए बिना। उससे पहले मैं नहीं मरूंगी। आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? प्लीज बताइए, पॉयरो ने कहा। मार्गरेट के गले से एक अजीब सी आवाज निकली। फिर वो बोली, हाँ बताना तो चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे इस तरह इतनी जल्दी मत पूछिए जैसे बहुत हड़बड़ी हो, जैसे मेरी अगली सांस ही मेरी आखिरी सांस होने वाली हो। फिलहाल मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। आपको जो भी जानना है वो एम्ब्रोस आपको बताएगा, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। इतना कहकर उसकी पलकें झपकने लगीं। नर्स ने हमें कमरे से बाहर जाने को कहा क्योंकि मार्गरेट को आराम की ज़रूरत थी। दूसरे कमरे में जाकर हम तीनों बैठ गए और फ्लावरडे ने कहा, मेरे ख्याल से उसने अधिकतर बातें तो तुम्हें बता ही दी थी मिस्टर कैचपूल। गांव के लोगों ने उन दोनों के साथ जो भी किया था वो सब। जवाब दिया पॉयरो ने। मिस्टर फ्लावरडे, जितना तुम सोचते हो हमें उससे ज्यादा पता है। मैं नैन्सी और जेनी दोनों से बात कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि तहकीकात में पैट्रिक और फ्रांसिस की मौतों को हादसे मान लिया गया था। फिर भी मार्गरेट ने कैचपुल को बताया
कि उन दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए जानबूझकर जहर खा लिया था। पहले फ्रांसिस ने और फिर पैट्रिक ने। एब्रिन नाम का जहर। क्या ये बात सच है? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, ये सच है। फ्रांसिस और पैट्रिक दोनों ने अपने पीछे सुसाइड नोट छोड़े थे। दुनिया के लिए उनके आखिरी शब्द। मैंने पुलिस वालों से कह दिया कि मेरी राय में उनकी मौतें हादसे थीं। असल में मैंने झूठ बोला था, और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि चर्च की नज़रों में खुदकुशी करना पाप है, बहुत बड़ा पाप। पैट्रिक के नाम पर पहले ही जो हमले हुए थे, उसके बाद मैं ये सहन नहीं कर सकता था कि उसके ऊपर मरने के बाद भी एक और धब्बा लग जाए। और फ्रांसिस बेचारी ने तो कोई कसूर भी नहीं किया था। वो एक बहुत ही अच्छी क्रिश्चियन थी। कई ऐसे लोग थे जिनको अगर मैं ये कहता कि उनके कर्मों की वजह से उन दोनों पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली, तो वो अपनी करनी पर बहुत ही खुश होते। और मैं उनको ये खुशी भी नहीं देना चाहता था, खास करके हैरियट सेपल को। पॉयरो ने उसे बीच में ही टोकते हुए पूछा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ डॉक्टर फ्लावर्डे? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हैरियट सिपल पैट्रिक के साथ किए अपने घिनौने बर्ताव पर पछतावा करने लगी थी, तो क्या तुम यकीन करोगे कि ऐसा होना मुमकिन है? फ्लावर्डे व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, पछताने लगी थी? अगर आप ऐसी बात कहेंगे मिस्टर पॉयरो, तो मैं ये समझूंगा कि आप अपने होशो हवास में नहीं हैं। हैरियट ने जो भी किया, वो उसके लिए कभी नहीं पछताई, और ना ही कभी पछता सकती थी। पॉयरो ने अगला सवाल किया, ये बताइए मिस्टर फ्लावर्डे, आइव पति पत्नी के खुदकुशी वाले नोट अब कहाँ हैं? वो मुझे पता नहीं मिस्टर पॉयरो। 16 साल पहले मैंने वो मार्गरेट को दे दिए थे। तब से मैंने उसे उनके बारे में नहीं पूछा। इसके बाद कमरे में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। तभी नर्स हमें बुलाने के लिए वहां आई। हम फिर से उस कमरे में गए जहां मार्गरेट लेटी हुई थी। उसने कहा, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ और मैं बोल सकती हूँ। मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। आप उन नोट्स के बारे में जानना चाहते हैं ना मिस्टर पॉयरो? मैंने उन्हें जला दिया था, लेकिन मुझे उन दोनों नोट्स का एक एक लफ्ज याद है। पैट्रिक के नोट में लिखा था कि नैन्सी को बताया जाए कि वो उससे मोहब्बत करता था और हमेशा करता रहेगा। लेकिन मैंने ये बात नैन्सी को नहीं बताई। कैसे बताती? ये जानते हुए कि एम्ब्रोस ने तहकीकात में मौत की वजह के बारे में झूठ बोला था। लेकिन अब जब सच सामने आ गया है, तो तुम उसे ज़रूर बता देना एम्ब्रोस। उसे बता देना जो पैट्रिक ने अपने नोट में लिखा था। ठीक है मार्गरेट, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे सब बता दूंगा और मैं सब संभाल लूंगा, फ्लावर्डे ने कहा। और हाँ एम्ब्रोस, तुमने मिस्टर पॉयरो और मिस्टर कैचपूल को पैट्रिक और फ्रांसिस के दफनाए जाने के बाद हैरियट की धमकियों के बारे में नहीं बताया है। वो अब बता दो प्लीज। ये किन धमकियों के बारे में बात कर रही हैं मिस्टर एम्ब्रोस? पॉयरो ने पूछा। असल में एक दिन हैरियट सिपल पादरी घर पहुंची, अपने साथ 10-20 लोगों की भीड़ लिए, और उसने ऐलान किया कि ग्रेट हॉलिंग के लोग उन दोनों की कब्रों को खोदना चाहते थे। खुदकुशी किए जाने के कारण उन्हें उस पाक जमीन पर दफनाए जाने का कोई हक नहीं था, और ये ईश्वर का कानून था। मार्गरेट ने बाहर आकर उनसे कहा कि ये सब बकवास है। ये क्रिश्चियन चर्च का कानून किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। 1880 में ही ये कानून बदल दिया गया था, और अब तो 1913 चल रहा था। एक बार मर जाने के बाद इंसान की रूह भगवान के रहमो करम पर होती है, और वो शख्स दुनिया के फैसलों से ऊपर होता है। लेकिन हैरियट की संत मददगार ईडा अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि अगर 1880 से पहले खुदकुशी को दफनाना गलत था, तो अभी भी ऐसा ही होगा। उसका कहना था कि अच्छे चलन को लेकर भगवान अपने विचार कभी नहीं बदलता। जब रिचर्ड ने अपनी मंगेतर की ऐसी बातें सुनी, तो उसका उससे मोह भंग हो गया। उसने उस बेरहम डायन के साथ अपनी सगाई तोड़ दी और डेवन चला गया। मेरी राय में ये उसने सबसे बढ़िया फैसला किया था अपनी जिंदगी का। पॉयरो ने अगला सवाल किया, अच्छा ये बताइए कि पैट्रिक और फ्रांसिस को वो जहर एब्रिन कहाँ से मिला जिससे उन्होंने अपनी जानें ली? क्या ये तुम्हारे पास से उन्हें मिला था? डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी और दर्द के भाव उभर आए। जी हाँ, आपने सही पहचाना मिस्टर पॉयरो। फ्रांसिस ने उसे मेरे ही घर से चुराया था। मैंने कुछ साल गर्म देशों में काम किया था, और मैं वहां से उस जहर की 2 शीशियां अपने साथ लाया था। उस वक्त मैं जवान था, लेकिन कभी बाद में उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता था, अगर जरूरत पड़े तो। अगर मुझे कोई ऐसी दर्दनाक बीमारी हो जाए जिससे मैं ठीक ना हो सकूं, तो वो जहर खा लेने का मेरा इरादा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपने कई मरीजों को बहुत तकलीफ में तड़पते देखा था।
इसीलिए मैं खुद को उस दुखदाई एहसास से बचाने के लिए उस ज़हर को साथ ले आया था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आइव को ये बात पता थी कि मेरी अलमारी में जानलेवा ज़हर की 2 शीशियाँ थीं। पता नहीं उसने उन्हें कब ढूँढ लिया। शायद वो अपने काम के लिए कोई चीज़ ढूँढ रही होगी, तब उसके सामने वो बोतलें आई होंगी। और इसी वजह से मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि फ्रांसिस को मारने वाली खुद फ्रांसिस नहीं थी, बल्कि मैं था। अरे नहीं मिस्टर फ्लावरडे, तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। अगर वो अपनी जान देने पर तुली ही हुई थी, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती, चाहे तुम्हारी ज़हर की शीशी उसे मिलती भी या नहीं। और एक बात और बता दूं मिस्टर फ्लावरडे, मेरा किसी को भी ये बताने का कोई इरादा नहीं है कि पैट्रिक और फ्रांसिस की मौतें हादसे नहीं थे। तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि अब इस राज के खुल जाने के बाद तुम पर या तुम्हारी डॉक्टरी प्रैक्टिस पर कोई आंच आने वाली है। तुम आज़ाद भी रहोगे और अपनी प्रैक्टिस भी जारी रख सकोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पॉयरो। आप एक इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान हैं। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है डॉक्टर। क्या तुम शादीशुदा हो? जी नहीं। तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम कुंवारे हो और मार्गरेट भी कई साल से बेवा है। ये साफ दिखता है कि तुम उसे काफी चाहते हो और जहां तक मैं समझता हूँ वो भी तुम्हें चाहती है। तुम उसे शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं करते? डॉक्टर फ्लावरडे आंखें झपकाकर अपनी हैरानी दूर करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार काफी देर बाद उसने कहा, मार्गरेट और मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। ये गलत होता जो हमने किया। हम दोनों को वो ज़रूरी लगा, लेकिन इतनी सारी अजीब घटनाओं के बाद हमारे लिए यूं साथ और खुश रहना शायद गलत होता। पॉयरो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और मजबूत स्वर में बोला, देखो डॉक्टर, मिसेस आंस्ट का मानना है कि वो जिंदा रहेंगी और ये बहुत बुरी बात होगी अगर तुम्हारा खुशी से दूर रहने का ये बेवकूफ़ी भरा इरादा भी जिंदा रहा तो। दो अच्छे लोगों को जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कभी भी अलग नहीं रहना चाहिए, खास तौर से तब जब ऐसा करने की कोई वजह ही ना हो। और इसके बाद पॉयरो कमरे से बाहर निकल गया। मैं जल्दी से जल्दी लंदन जाना चाहता था, लेकिन पॉयरो ने कहा कि वो पहले पैट्रिक और फ्रांसिस की कब्रें देखना चाहता था। मैं उन पर कुछ फूल चढ़ाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, उसने कहा। अरे महाराज, ये फरवरी का महीना है, तुम्हें फूल कहाँ मिलेंगे अभी, मैंने कहा। मेरे इतना कहते ही इंग्लैंड के मौसम के बारे में उसकी लंबी चौड़ी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। जब हम वहां पहुंचे तो कब्र का पत्थर टेढ़ा पड़ा हुआ था। उस पर मिट्टी के दाग थे। गीली मिट्टी में पैरों के कई निशान थे, एक दूसरे के ऊपर, ये इशारा करते हुए कि वो दोनों जंगली जानवर फ्रेडरिक और टोबियस क्लटन फावड़े के साथ पत्थर को जमीन से खोदने के बाद उसके ऊपर कूदे भी थे। पॉयरो ने दस्ताने उतार दिए। वो नीचे झुका। अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से उसने जमीन पर एक बड़े से फूल की रूपरेखा खींची, एक बच्चे की ड्राइंग की तरह। वॉयला, फिर वो बोला, फरवरी में फूल, इंग्लैंड के घटिया मौसम के बावजूद मैंने मैनेज कर ही लिए आखिर। लेकिन पॉयरो, तुम्हारी उंगली पर कीचड़ लग गया है, मैंने कहा। हाँ तो क्या, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? ये मिट्टी निकल जाएगी, मैं मैनिक्योर करवा लूंगा। लेकिन श्रद्धांजलि देना जरूरी था। पॉयरो ने एक रुमाल निकाल लिया। मैं उसे मोहित नजरों से देखता रहा जब उसने अपने रुमाल को कब्र के पत्थर से पैरों के निशान मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। आगे पीछे हिलते वक्त वो थोड़ा हाँफ भी रहा था और एक दो बार तो उसका संतुलन भी बिगड़ा। फिर उसने कहा, कर दिया मैंने। अब ये पत्थर एकदम ठीक हैं, है ना कैचपूल? कई बार कुछ नज़ारे इतने निराश करने वाले होते हैं कि दिल चाहता है उन्हें देखा ना जाए। उम्मीद करता हूँ कि अब पैट्रिक और फ्रांसिस एक साथ शांति में होंगे। पॉयरो का ये रूप मैंने पहली बार ही देखा था। मुझे उस पर बड़ा ही नाज महसूस हुआ। साथ ही उसकी कही बात कि पैट्रिक और फ्रांसिस एक साथ शांति में होंगे, इस बात ने मेरे ऊपर बड़ा ही असर किया। इससे मुझे एक और शब्द याद आया, अलग अलग। मेरे चेहरे के भाव कुछ शायद अजीब से हो गए होंगे, क्योंकि पॉयरो ने भी तुरंत ही इस बात को महसूस कर लिया। उसने कहा, क्या बात है कैचपुल, कोई प्रॉब्लम है क्या? असल में पॉयरो, मेरे मन में एक बड़ा ही बेतुका सा ख्याल आया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि उसे सुनकर तुम मुझे पागल ही कहोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। एक साथ, अलग अलग, ये बातें कितनी अजीब सी हैं ना। जरा सोचो, पैट्रिक आइव को नैन्सी ड्यूकेन से मोहब्बत थी, लेकिन मरने के बाद
शेयर की गई कब्र में वो उस औरत के साथ था जिसका वो जिंदगी में कानून के हिसाब से था, यानी उसकी बीवी फ्रांसिस। क्या उसकी रूह को शांति मिल गई होगी, या वो अभी भी नैन्सी के लिए तरस रही होगी? क्या नैन्सी ने अपने से ये सवाल किया? जिस तरह से वो पैट्रिक से प्यार करती थी, क्या उसने कभी चाहा कि मरने वाले जिंदा रहने वालों से बात कर सकें? जिसने भी किसी अपने से प्यार किया और उसे खो दिया हो, वो ये जरूर चाह सकता है कि कभी उसे उससे बात करने का मौका जरूर मिल पाए। हालांकि मैं जानता हूं पॉयरो कि मेरा ये ख्याल बड़ा ही बेतुका है और ये बात एकदम गलत है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कह देना चाहता था। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत नहीं हो। पॉयरो के स्वर में एक अजीब सी उत्तेजना थी। ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कैचपूल? मैं कैसे कैसे ये बात नहीं देख पाया? हे भगवान! जानते हो इसका मतलब क्या है? और अब हमें क्या नतीजा निकालना चाहिए? मुझसे बड़ा नुकसान हो गया कैचपूल। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरी एक बेतुकी बात से पॉयरो ने ऐसा क्या मतलब समझ लिया था। मैंने उससे जानने की कोशिश की, लेकिन अब वो मुझे बताने के मूड में कतई नहीं था। अभी बातचीत के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है कैचपूल। हमें फौरन वापस लंदन जाना है, जहां तुमको हैरियट और ईडा का निजी सामान इकट्ठा करना है होटल से। क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा कैचपूल जो तुमने सुना। नेगस का सामान पहले ही उसका भाई ले जा चुका है, इसलिए बाकी दोनों का सामान तुम्हें वहां से लेकर आना है। लेकिन पॉयरो, बहस मत करो कैचपूल। होटल के कमरे में दो औरतों के सूटकेस पैक करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। कितना बेवकूफ था मैं, लेकिन तुमने मुझे सही राह दिखा दी कैचपूल। अब इस पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर बड़े ही आराम से फिट हो रहे हैं। पता है तुम्हें, ये भी एक तरह से वर्ग पहेली जैसा ही है। अब बस सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है कैचपूल। पॉयरो को एक आखिरी बार ब्लॉक्सम होटल के खाने के कमरे की जरूरत है। अध्याय 22। अगली शाम 4:15 बजे पॉयरो और मैं ब्लॉक्सम के खाने के कमरे में एक सिरे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। बाकी लोग अलग अलग मेजों पर अपनी जगह बैठ रहे थे। होटल का स्टाफ ठीक 4 बजे पहुंच गया था, जैसा कि ल्यूका लैजरी ने वादा किया था। मैं जाने पहचाने चेहरे देखकर मुस्कुराया। जॉन गुड, थॉमस ब्रिगनेल, राफेल बोबैक सभी थे। उन्होंने कुछ घबराहट में सिर हिलाकर हमारा स्वागत किया। लेजरी दरवाजे के पास खड़ा था और कांस्टेबल स्टैनली बियर से बात कर रहा था। मैं इस वक्त थोड़ा चिढ़ा हुआ था। मेरा मूड खराब था, क्योंकि सूटकेस पैक करने वाली बात को मैं समझ नहीं पाया था। किसी भी सफर से पहले मैं आराम से पैकिंग करने के काबिल हूँ, लेकिन शायद इसलिए कि मैं जब भी कोई सफर करता हूँ तो अपने साथ बहुत कम सामान लेकर जाता हूँ। लेकिन ये जो ईडा ग्रैंसबरी थी, ये यहाँ ब्लॉक्सम में ठहरने के लिए पता नहीं इतना सामान क्यों लेकर आई थी। मैं गुस्सा दिलाने की हद तक अपना पूरा वजन डालते हुए नीचे झुककर उसके कपड़े तह करके उसके सूटकेस में डालने की कोशिश करता रहा था, लेकिन फिर भी कई कपड़ों को मैं सूटकेस में नहीं डाल पाया था। जरूर ऐसे कामों में इन औरतों का कोई खास तरीका होता होगा जो मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को कभी नहीं आ सकता। मुझे उस वक्त बेहद राहत मिली थी जब पॉयरो ने कहा कि अब मुझे और कोशिश नहीं करनी चाहिए और तय किए गए वक्त यानी 4 बजे होटल के खाने के कमरे में पहुंच जाना चाहिए। स्लेटी रंग के फलालेन के चुस्त सूट में सैमुअल किड जेनी हॉब्स के साथ पहुंच गया था 4:05 पर, और उसके 2 मिनट बाद ही रिचर्ड का भाई हेनरी नेगस, और उसके बाद 4 लोगों का एक झुंड और आ पहुंचा था। एक आदमी और 3 औरतें, जिनमें से एक नैन्सी ड्यूकेन थी। उसकी आंसू भरी आंखों के आसपास की चमड़ी लाल और छिली हुई थी। कमरे के अंदर आने पर उसने एक पतले स्कार्फ से अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश की। मैंने फुसफुसाकर पॉयरो से कहा, वो नहीं चाहती कि लोगों को ये पता चले कि वो रोती रही है। बिल्कुल नहीं कैचपूल। उसने स्कार्फ इस उम्मीद में ले रखा है कि शायद इससे वो पहचानी ना जाए, इसलिए नहीं कि वो अपने आंसुओं पर शर्मिंदा है। और ये उसके साथ वाले बाकी 3 लोग कौन हैं? मैंने पूछा। वो हैं लॉर्ड सेंट वॉलेस, उसकी पत्नी लुइसा वॉलेस और उनकी नौकरानी डॉर्कास। फिर उसने अपनी घड़ी देखी और बोला, हमें शुरू करने में 15 मिनट की देरी हो चुकी है। पता नहीं लोग टाइम पर क्यों नहीं आ सकते हैं। तभी मैंने देखा कि थॉमस ब्रिगनेल और रफेल बोबैक उठकर खड़े हो गए थे। जाहिर था कि वो दोनों कुछ कहना चाह रहे थे, हालांकि कार्यवाही अभी शुरू नहीं हुई थी। पॉयरो ने कहा, प्लीज जेंटलमैन, बैठ जाइए। लेकिन मिस्टर पॉयरो, मुझे कुछ कहना है। मैंने हाथ से इशारा करते हुए उसे कहा, घबराइए मत मिस्टर। जो बातें आप पॉयरो को बताने के लिए इतने उतावले हैं,
वो उन्हें पहले से ही जानता है और वो आपको और यहाँ आए सब लोगों को वही बातें बताने जा रहा है। मैं विनती करता हूँ कि धीरज रखिए और बैठ जाइए। वो दोनों शांत होकर बैठ गए। ब्रिगनेल के साथ बैठी काले बालों वाली औरत के उसका हाथ थामने पर मैं थोड़ा हैरान हुआ। ब्रिगनेल ने उसका हाथ दबाया और उन्होंने हाथों को यूं ही गुंथे रहने दिया और जो मुझे पता चलना चाहिए था वो चल गया। वो दोनों प्रेमी थे। फिर भी ये तो तय था कि ये औरत वो औरत नहीं थी जिसे मैंने होटल के बगीचे में ब्रिगनेल की बाहों में देखा था। पॉयरो ने धीरे से मेरे कान में कहा, जिस औरत को ब्रिगनेल पहिया गाड़ी के पास खड़ा किस कर रहा था उसके बाल हल्के रंग के थे, है ना? वो ब्राउन कोट वाली औरत। और फिर वो रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। फिर उसने लोगों की भीड़ से कहा, अब सब लोग आ गए हैं तो क्या मैं आपसे चुप हो जाने और पूरा ध्यान देने की गुजारिश कर सकता हूँ? धन्यवाद। मैं आप सबका एहसानमंद हूँ। जब पॉयरो बोल रहा था तो मैंने कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर नजर डाली। अरे, क्या वो फी स्प्रिंग थी? मैं हैरान रह गया। प्लेजेंट की वेट्रेस फी स्प्रिंग कमरे में एकदम पीछे को बैठी हुई थी। नैन्सी ड्यूकेन की तरह उसने भी अपना चेहरा ढकने की कोशिश की थी और नैन्सी की ही तरह वो भी नाकामयाब रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये ढीठ लड़की कॉफी हाउस में ही क्यों नहीं रह सकती थी जो उसकी सही जगह थी? इसे यहाँ आने की क्या पड़ी थी भला? दूसरी तरफ पॉयरो कह रहा था, आज मैं आप सबको धीरज रखने के लिए कहूंगा। बहुत कुछ है जो आपको जानना और समझना है और जो फिलहाल आप लोग नहीं जानते हैं। असल में ये कहानी इतनी लंबी है कि बिना मदद के मेरे लिए इसे सुनाना भी मुश्किल होगा। मेरा गला ही फट जाएगा। इसलिए मैं आपसे पहले दो और लोगों को सुनने के लिए कहूंगा। मशहूर पेंटर मिसेस नैन्सी ड्यूकेन सबसे पहले बोलेंगी। ये बात काफी हैरान करने वाली थी, लेकिन नैन्सी इससे हैरान नहीं हुई। उसके चेहरे से साफ था कि वो जानती थी कि पॉयरो उसे बोलने के लिए कहेगा। शायद दोनों ने पहले से ही ये तय कर रखा था। हैरानी से भरी बुदबुदाहटों से पूरा कमरा भर गया जब चेहरे को स्कार्फ से ढके नैन्सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सब लोग पूरी तल्लीनता से सुनने लगे जब उसने पैट्रिक आइव की कहानी सुनाई। उसके लिए नैन्सी की मोहब्बत, नैन्सी का रात को पादरी घर में नाजायज तरीके से जाना, पैट्रिक के मरने वालों की रूहों के संदेश देने के बदले में अपने इलाके के लोगों से पैसे लेने के बारे में नुकसान पहुंचाने वाले वो सारे झूठ। उन झूठी अफवाहों की बात करते समय जिनकी वजह से ये सारी परेशानी शुरू हुई थी, नैन्सी ने जेनी हॉब्स का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। उसने बताया कि आखिर में कैसे उसने किंग्स हेड में गांव वालों को पैट्रिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया जो कि पाक नहीं था। हालांकि तब उसने झूठा दावा किया था कि उनका रिश्ता पाक था। जहर खाने से हुई पैट्रिक और फ्रांसिस की मौतों के बारे में बोलते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने ये बात नोटिस की कि उसने मौतों के बारे में सिर्फ जहर खाने का जिक्र किया था। उसने साफ तौर पर हादसे या खुदकुशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझ गया कि शायद पॉयरो ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। एम्ब्रोस फ्लावर डे और मार्गरेट की खातिर। बैठने से पहले नैन्सी बोली, मैं आज भी पैट्रिक को उतना ही चाहती हूँ जितना पहले चाहती थी। मैं कभी उसे प्यार करना बंद नहीं करूंगी और एक दिन वो और मैं जरूर एक हो जाएंगे। पॉयरो आदर से झुका और बोला, शुक्रिया मैडम ड्यूकेन। अब बिना देर किए मैं आपको कुछ बताता हूँ जिसका मुझे हाल ही में पता चला है। इस बात से आपको राहत मिलेगी मिस ड्यूकेन। मरने से पहले पैट्रिक ने एक खत लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि आपको बताया जाए कि वो आपसे मोहब्बत करता था और हमेशा करता रहेगा। ओह! नैन्सी ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और पलकें झपकाईं। मिस्टर पॉयरो, आप समझ नहीं सकते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। नैन्सी अपनी कुर्सी पर वापस जाकर बैठ गई। लुइसा ने उसकी बाह थपथपाई। फिर पॉयरो ने कहा, और अब एक और औरत बोलेगी जिसने पैट्रिक आइव से मोहब्बत की और उसे खो दिया। उसकी पुरानी नौकरानी जेनी हॉब्स। जेनी उठकर वहां जा खड़ी हुई जहां पहले नैन्सी खड़ी थी। वो भी बुलाए जाने पर हैरान नहीं लग रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं पैट्रिक आइव को उतना ही चाहती थी जितना नैन्सी, लेकिन बदले में वो मुझे प्यार नहीं करता था। उसके लिए मैं एक वफादार नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके खिलाफ झूठी अफवाहें शुरू करने वाली मैं ही थी। मैंने एक माफ ना किए जा सकने वाला झूठ बोला। मुझे जलन थी क्योंकि वो नैन्सी से प्यार करता था, मुझसे नहीं। हालांकि मैंने उसे अपने हाथों से तो नहीं मारा, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसकी बदनामी करके मैं ही उसकी मौत का कारण बनी।
मैंने और उन 3 लोगों ने जिनका इस होटल में कत्ल किया, हम ही ने उसे मौत दी है। बाद में हम चारों अपने किए पर बहुत पछताए, बहुत ज़्यादा पछताए और फिर हमने सब कुछ ठीक करने की एक तरकीब सोची। और फिर जेनी ने सब लोगों को वो कहानी सुनाई जो उसने सैमुअल किड के घर मुझे और पॉयरो को सुनाई थी और ये भी बताया कि सब कुछ क्यों और कैसे गलत हो गया। सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे, लेकिन मैंने गौर किया कि फी स्प्रिंग उतनी हैरान नहीं लग रही थी जितने बाकी के लोग। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे मन से सारी बात सुन रही थी। जेनी ने लास्ट में कहा, मैंने कभी नैन्सी को फंसाना नहीं चाहा था, कभी भी नहीं। आप लोग चाहे यकीन करें या नहीं करें, ये आपकी मर्जी है। इतना कहकर वो चुप हो गई। पॉयरो ने कहा, मिस्टर हेनरी नेगस, क्या आपको लगता है कि आपका भाई रिचर्ड इस तरह का कोई प्लान बना सकता था जैसा अभी आपने जेनी के मुंह से सुना? हेनरी नेगस उठ खड़ा हुआ और बोला, जिस रिचर्ड को मैं जानता था मिस्टर पॉयरो, वो किसी को मारने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था। लेकिन 16 साल पहले जो रिचर्ड मेरे साथ डेवन में रहने आया था, वो पुराना वाला रिचर्ड नहीं था। उसका जिस्म वही था, लेकिन अंदर से वो आदमी नहीं रह गया था। मैं तो कहते हुए भी डरता हूँ कि जिस तरह का आदमी वो बन गया था, उस शख्स को मैं कभी जान और समझ ही नहीं पाया और इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो ये काम कर सकता था या नहीं। शुक्रिया मिस्टर नेगस और मिस हॉब्स, आपको भी शुक्रिया। अब आप लोग अपनी सीटों पर बैठ सकते हैं। फिर पॉयरो भीड़ की तरफ मुड़ा और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं कि अगर मिस हॉब्स की कहानी सच है, तो फिर इस कहानी में कोई कातिल है ही नहीं जिसे हम गिरफ्तार करें और फांसी पर चढ़ाएं। ईडा ने हैरियट को मारा उसकी इजाजत से, रिचर्ड ने ईडा को मारा उसकी इजाजत से और फिर खुद को मार डाला जब जेनी हॉब्स उसे मारने नहीं पहुंची जैसा कि पहले से तय था। तब रिचर्ड ने खुद अपनी जान ली और उसे कत्ल की तरह से शो किया, पहले दरवाजा बंद करके, फिर फायरप्लेस की ढीली टाइल के पीछे चाबी छिपाकर और बाद में खिड़की खोलकर। पुलिस से ये सोचने की उम्मीद की जा रही थी कि खूनी यानी नैन्सी ड्यूकेन चाबी अपने साथ लेकर खुली खिड़की से भाग गई, एक पेड़ के सहारे नीचे उतरकर। लेकिन जेनी हॉब्स के मुताबिक कोई खूनी था ही नहीं। तो अगर ये बात सच भी हो, तो भी 2 मुजरिम ऐसे हैं जो अभी जिंदा हैं और जिन्हें सजा मिलनी चाहिए, जेनी हॉब्स और सैमुअल किड, जिन्होंने नैन्सी को फंसाने की साजिश की। लुइसा वॉलिस जोर से चिल्लाई, मुझे पूरी उम्मीद है मिस्टर पॉयरो कि तुम उन्हें जेल में जरूर डालोगे। मैं हवालात का गेट खोलता या बंद करता नहीं हूँ मैडम, ये काम तो मेरे दोस्त कैचपूल और उसके साथियों का है। मैं तो सिर्फ राज और सच्चाई को खोलने का काम करता हूँ। और अब मिस्टर सैमुअल किड, जरा मेहरबानी करके खड़े हो जाओ। किड थोड़ा बेचैन सा दिख रहा था। वो खड़ा हो गया। पॉयरो ने उससे सवाल किया, प्लान में तुम्हारा हिस्सा था होटल के रिसेप्शन पर एक नोट रखना, वो वाला जिस पर लिखा था, ईश्वर करे उन्हें कभी शांति ना मिले, 121, 238, 317। जी हाँ सर, जैसा कि आपको जेनी ने बताया, किड ने कहा। जेनी ने तुमको ये नोट सही टाइम पर दे दिया था? जी हाँ, जेनी ने वो मुझे दिन में पहले ही दे दिया था, सुबह ही। और तुम्हें उसे डेस्क पर कब रखना था? जी, शाम को 8 बजे के बाद, जितनी जल्दी मैं उसे रख सकता था, ये पक्का करते हुए कि कोई मुझे देख ना ले। ये हिदायत तुम्हें किससे मिली थी? जी, जेनी से। और नैन्सी की जेब में चाबियां डालने की हिदायत भी तुम्हें जेनी से मिली थी? जी हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जेनी ने अभी-अभी तो आपको ये सब बताया है। हाँ, हाँ, बताता हूँ बच्चे। पहले प्लान के मुताबिक, जैसा कि हम सब ने जेनी को कहते हुए सुना, तीनों कमरों की चाबियां जेनी को रिचर्ड के कमरे से हटा देनी थी, उसे मारने के बाद, और फिर वो सैमुअल किड को दी जानी थी, जिसको उन्हें ऐसी जगह रखना था जिससे नैन्सी ड्यूकेन को फंसाया जा सकता। लेकिन जेनी हॉब्स के मुताबिक वो कत्ल वाली रात ब्लॉक्सम होटल गई ही नहीं। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ मिस्टर किड कि तुम्हें 121 और 317 कमरे की चाबियां कैसे मिली? मुझे चाबियां कैसे मिली? अरे वो तो मैंने अपनी अक्ल से हासिल की थी। मैंने होटल के स्टाफ में किसी के कान में कुछ कहा था और पूछा कि क्या वो मेहरबानी करके मुझे मास्टर की दे देंगे, और उस आदमी ने वो मुझे दे दी। इस्तेमाल करने के बाद मैंने वो लौटा दी। सब कुछ बड़ी होशियारी से किया था मैंने। अच्छा, स्टाफ का कौन सा मेंबर था वो? इस टाइम सभी लोग इसी कमरे में हैं। जिस इंसान ने तुम्हें मास्टर की दी थी उसकी तरफ इशारा करो। मुझे याद नहीं है वो कौन था। बस एक आदमी था, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, मुझे चेहरे याद नहीं रहते।
अच्छा, तो उस मास्टर की से तुम तीनों कमरों के अंदर गए? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कमरा नंबर 238 में गया था। सारी चाबियों को वहीं पर होना था ताकि जेनी उनको ले जा सके, लेकिन मुझे 2 ही मिली। मैं रुककर तीसरी चाबी के लिए कमरे की तलाशी नहीं लेना चाहता था क्योंकि मिस्टर नेगस की लाश वहां पड़ी हुई थी। पोयरो ने तीखे स्वर में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस मुसीबत से निकल नहीं सकते। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुझे एक और सवाल पूछना है तुमसे, तुमसे और जेनी हॉब्स दोनों से। ये प्लान का ही हिस्सा था ना कि कत्लों की रात ठीक 7:30 बजे जेनी प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में मुझे अपने डर की कहानी सुनाएगी? जी हाँ, जेनी ने जवाब दिया। तो फिर जरा माफ करना, एक बड़ी ही अहम बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम इस प्लान को पूरा करने से डर गईं, इसलिए तुम 6 बजे होटल नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी लगता है जैसे तुम्हारे बिना ही प्लान पूरा हो गया। सिर्फ एक फर्क हुआ कि रिचर्ड ने खुद अपनी जान ले ली। उसने खुद अपनी ड्रिंक में जहर मिलाया, बजाय इसके कि तुम उसे मिलाती। मैंने अब तक जो कहा है वो सब ठीक है ना? जी हाँ। तो इस सूरत में, जबकि फर्क सिर्फ इतना था कि रिचर्ड ने मारे जाने की बजाय खुदकुशी की, हम ये मानकर चल सकते हैं कि मौतें प्लान के मुताबिक ही हुई। सैंडविच और स्कोन्स मंगवाने के बाद 7:15 और 8 बजे के बीच। ठीक है मिस हॉब्स? जी हाँ, ठीक है। जेनी ने कहा तो जरूर, लेकिन अब वो उतनी निश्चित नहीं लग रही थी जितनी थोड़ी देर पहले थी। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा रिचर्ड को मारना प्लान का हिस्सा कैसे हो सकता था? तुमने हमें बताया कि तुमने उसी रात 7:30 बजे प्लेजेंट्स में मुझसे मिलना था, ये जानते हुए कि मैं अपने गुरुवार के रात के खाने के लिए वहां होऊंगा। आधे घंटे से भी कम समय में ब्लॉक्सम होटल से प्लेजेंट्स कॉफी हाउस पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कैसे भी सफर कर रहा हो। इसलिए अगर 7:15 बजे के बाद ईडा ने हैरियट को मारा और रिचर्ड ने ईडा को मारा, तुम्हारे लिए उसके बाद कमरा नंबर 238 में रिचर्ड को मारकर सही वक्त पर प्लेजेंट्स पहुंचने का टाइम ही नहीं हो सकता था। तो अब मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी होशियारी से ये प्लान बनाया, लेकिन उसके बाद भी किसी को भी इस दिक्कत के बारे में ख्याल नहीं आया? अब जेनी का चेहरा पूरी तरह से फक पड़ चुका था, और शायद उसके साथ मेरा भी, क्योंकि मैं इस बात को पहले सोच और समझ ही नहीं पाया था। ये बात किसी भी तरह से मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी, और इस वक्त मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ महसूस कर रहा था। अध्याय 23। सैमुअल किड हंसा, साथ ही घूमा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सकें। फिर बोला, मिस्टर पॉयरो, जो आदमी अपनी जासूसी की काबिलियत पर इतना गर्व करता है, उसके हिसाब से आप कुछ खास तेज नहीं है। मैं बड़ी ही आसानी से कह सकता हूँ कि इस बारे में मैंने जेनी को आपसे ज्यादा बार बात करते हुए सुना है। प्लान असल में ये नहीं था कि कत्ल 7:15 बजे के बाद किए जाएं। पता नहीं आपके दिमाग में यह ख्याल कहाँ से आ गया। प्लान तो ये था कि वो 6 बजे के एकदम बाद कर दिए जाएं, और 7:15 बजे खाना मंगवाना भी प्लान का हिस्सा नहीं था। जेनी ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। हाँ, ये सही है। तेजी से सोचने वाले अपने पुराने मंगेतर द्वारा बचने का ये रास्ता सुझाते ही उसने अपना संतुलन वापस पा लिया था। मैं तो बस ये कह सकती हूँ मिस्टर पॉयरो कि मेरे 6 बजे ना पहुंचने से देरी हो गई थी। बाकी लोग मेरे ना आने पर बात करना चाहते होंगे। उनकी जगह मैं होती तो मैं भी जरूर इस बारे में डिस्कशन करती। आगे क्या किया जाए, इस पर सोच विचार करने में उनको थोड़ा वक्त लग गया होगा। पॉयरो बड़े ही शांति से मुस्कुराया और बोला, हाँ जरूर, ऐसा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ पल पहले तुम मेरी बात को ठीक नहीं कर सकी जब मैंने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, यानी 7:15 और 8 बजे के बीच। और ना ही तुमने ये कहा कि शाम की चाय मंगवाना प्लान का हिस्सा था ही नहीं। जेनी पूरी ढिठाई से बोली, हाँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मुझे आपकी बात को ठीक करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कहा। और अब तुम ये कह रही हो कि तीनों कत्ल 6 बजे होने की प्लानिंग थी? जी हाँ, और 7:30 बजे से 15 मिनट पहले ही उनको हो जाना था ताकि मैं 7:30 तक प्लेजेंट्स पहुंच जाऊं। ओह, तब उस हालत में मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग सवाल है मैडम। तुम ये बताओ कि अब उन तीनों के मरने और तुम्हारे होटल से चले जाने के बाद रिसेप्शन पर नोट रखने के लिए फिर मिस्टर किड को पूरा 1 घंटा रुकने की क्या जरूरत थी? मिसाल के तौर पर यह तय क्यों नहीं किया गया कि किड 7:15 या 7:30 बजे ये काम करेगा? 8 बजे क्यों?
जेनी घबराकर थोड़ा पीछे को हो गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने ललकार भरे स्वर में कहा, लेकिन थोड़ा इंतजार करने में क्या बुराई थी? 8 बजे रखने में प्रॉब्लम क्या थी? इंतजार करने में कोई बुराई नहीं थी मैडम। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसीलिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। नोट छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? क्यों नोट छोड़ा जाए? क्यों नहीं अगली सुबह तक होटल के स्टाफ के लाशों को देखने का इंतजार किया जाए? और जेनी, तुम सैमुअल की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। वो मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल में शायद रिचर्ड ने। नहीं, रिचर्ड पर बात मत डालो। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हो, तो मैं देता हूँ। तुमने मिस्टर किड को 8 बजे के तुमने सैमुअल किड को 8 बजे के एकदम बाद नोट छोड़ने को कहा, क्योंकि शुरू से ही प्लान ये था कि ऐसा लगना चाहिए जैसे कत्ल 7:15 और 8 बजे के बीच हुए थे। अब हम बात करते हैं कमरा नंबर 317 में 3 लोगों के लिए मंगवाई गई शाम की चाय के बारे में। ये ईडा का कमरा था। हम कल्पना करते हैं कि अपनी मर्जी से बने हमारे तीनों शिकार जेनी के ना आने से उलझन में पड़ गए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए ईडा के कमरे में गए। मेरे दोस्त कैचपूल, जरा मुझे एक बात बताओ। अगर तुम अपने किसी पुराने पाप के लिए खुद को मौत की सजा देने वाले हो, तो क्या तुम उससे ठीक पहले स्कोन और केक्स मंगवाओगे खाने के लिए? नहीं पॉयरो, मैं तो बहुत घबराया हुआ होऊंगा उस हालत में। खाने या पीने के बारे में तो सोचूंगा भी नहीं। पॉयरो मुस्कुराया और बोला, लेकिन शायद हमारे इन तीनों सजा देने वालों को आने वाले अहम काम के लिए अपनी ताकत बनाए रखना जरूरी लगा होगा, इसीलिए उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। लेकिन खैर, चलो, फिर जब खाना आ गया तो वो उसे खा नहीं पाए। तो फिर वो सारा खाना गायब कहाँ हो गया? ये सवाल क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं मिस्टर पॉयरो? मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो वहां थी ही नहीं। जेनी ने बड़े ही आराम से कहा। तो ठीक है, अब हम इन कत्लों के वक्त की तरफ लौटते हैं। पुलिस के डॉक्टर की राय है कि तीनों की मौत 4 और 8:30 बजे के बीच हुई। बाद में हालात के सबूतों ने इसे कम करके 7:15 और 8:10 के बीच ठहराया। वेटर रफेल बोबैक ने तीनों शिकारों को 7:15 बजे जिंदा देखा था, जब वो 317 कमरे में खाने का सामान लेकर गया। और थॉमस ब्रिगनेल ने होटल की लॉबी में रिचर्ड को 7:30 बजे जिंदा देखा था, जब नेगस ने ब्रिगनेल की काबिलियत की तारीफ की और ये पक्का करने को कहा कि चाय और केक की कीमत उसके बिल में ही जोड़ी जाए। और फिर उसने उससे एक शेरी मांगी। इसीलिए लगता है कि 7:15 से पहले कोई कत्ल नहीं हो सकता था, और रिचर्ड का तो 7:30 से पहले हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो इस तस्वीर को पूरा करने के लिए फिट नहीं बैठ रही हैं। सबसे पहले वो खाना जो गायब हो गया और जो हमें पता है कि उन तीनों ने नहीं खाया था। मैं नहीं मानता कि कोई शख्स जो पहली बार खून करने वाला हो, ये चाहेगा कि वो कत्ल करने से पहले एक स्कोन खाए। तो इसीलिए खाना मंगवाया ही क्यों जाए, अगर किसी गवाह के सामने ये ना दिखाना हो कि आप 7:15 बजे तक जिंदा थे। और हमारे उन तीनों शिकारों के लिए उस खास टाइम तक जिंदा दिखना जरूरी क्यों था? इस सब की मुझे सिर्फ एक ही वजह समझ में आती है, जो जेनी हॉब्स के बयान से मेल खाती है। अगर किसी तरह से हमारे साजिश रचने वालों को पता था कि नैन्सी ड्यूकेन के पास 7:15 और 8:15 के बीच कोई एलिबाई नहीं थी, तो हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहते हों कि कत्ल उसी वक्त हुए। लेकिन नैन्सी ड्यूकेन के पास उस वक्त के लिए बहुत ही सॉलिड एलिबाई है ना लेडी वॉलेस? लुइसा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और बोली, जी हाँ, उसके पास है। वो उस रात तकरीबन 10 बजे तक मेरे और मेरे पति के साथ थी, हमारे घर पर डिनर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो फिर मैं एक ही वजह सोच सकता हूँ कि ये दिखाना जरूरी क्यों था कि तीनों मौतें 7:15 और 8:10 के बीच हुई थीं। उस वक्त के बीच जेनी हॉब्स के पास मजबूत एलिबाई है। मैं, हरक्यूल पॉयरो, ये अच्छी तरह जानता हूं कि वो उस वक्त ब्लॉक्सम होटल में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस दौरान वो मेरे साथ प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में थी। और आने जाने में लगने वाले टाइम के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपने इस यकीन की वजह से कि तीनों मौतें 7:15 और 8:10 के बीच नहीं हुई, मैं ये जोड़कर देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये दिखाने के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई जाए कि जेनी हॉब्स ने ये खून नहीं किए। अगर उसने सच में ही नहीं किए हों तो। जेनी अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई।
मैंने किसी को नहीं मारा, कसम खाती हूँ नहीं मारा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो 7:15 और 8:10 के बीच मरे थे। सबको ये बात समझ में आ रही है, सिर्फ आपको ही पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। बैठ जाओ और खामोश रहो मिस हॉब्स, जब तक मैं तुमसे कुछ पूछूं ना, समझी? सैमुअल किड का चेहरा गुस्से से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आप ये सब कहानियां अपने मन से गढ़ रहे हैं मिस्टर पॉयरो। आपको कैसे पता कि उन्हें भूख नहीं लगी थी और उन्होंने खाना नहीं मंगवाया था? सिर्फ इसलिए कि आप ये काम नहीं करते, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो भी नहीं कर सकते थे। हाँ ठीक है, मान लिया उनको भूख लगी थी मिस्टर किड, तो फिर उन्होंने वो खाना खाया क्यों नहीं? वो सारे सैंडविच और केक कहाँ गायब हो गए? मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ चले गए। शाम की चाय को लेकर हमारे कातिल ने एक गलती की, उसकी दूसरी बहुत सारी गलतियों में से एक। अगर खाना कमरा नंबर 317 में प्लेटों में छोड़ दिया जाता, तो फिर कोई रहस्य होता ही नहीं। ये मान लिया जाता कि पार्टी शुरू होने से पहले ही कातिल आ पहुंचा और उसने खुशी के मौके में खलल डाल दिया। लेकिन कातिल को लगता है कि वो सारा अनछुआ खाना शक जगाएगा। वो नहीं चाहता कि कोई ये सवाल करे कि इतना सारा खाना मंगाया गया और फिर खाया भी नहीं गया। इसीलिए साजिश करने वालों ने उस खाने को वहां से हटाया। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो पक्का है कि ये 3 कत्ल करने की साजिश थी। लेकिन अगर मैंने अभी तक ये बात क्लियर नहीं की है तो कर देता हूं कि हैरियट, ईडा और रिचर्ड उस गुरुवार की शाम को 7:15 बजे से बहुत पहले ही मर चुके थे। ये सुनते ही ल्यूका लैजरी आगे को बढ़ा। मेरी दखल अंदाजी माफ कीजिएगा मिस्टर पॉयरो, लेकिन मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि रफेल बोबैक हमारा सबसे वफादार वेटर है और वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने तीनों शिकारों को जिंदा और भला चंगा देखा था जब वो 7:15 बजे कमरे में खाना लेकर गया था। आपको जरूर कोई गलती लग रही है। नहीं लैजरी, मुझे कोई गलती नहीं लग रही। तुम्हारा वेटर रफेल बोबैक एक आदर्श गवाह है, ये बात ठीक है। और बेशक जब उसने कमरा नंबर 317 में शाम की चाय सर्व की थी तो उसने 3 लोगों को वहां देखा था। लेकिन वो 3 लोग हैरियट, ईडा और रिचर्ड नहीं थे। पूरे कमरे में से हैरानी भरी आवाजें आईं। मेरे खुद के मुंह से भी ऐसी ही आवाज निकली, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कि वो 3 लोग कौन हो सकते थे। जेनी हॉब्स तो नहीं हो सकती थी क्योंकि वो तो उस वक्त प्लेजेंट्स कॉफी हाउस के रास्ते में होगी। तो फिर ये लोग कौन थे? मैंने घबरा कर कहा, पोयरो, क्या तुम ये कह रहे हो कि 3 लोगों ने मरने वालों का रूप धारण किया ताकि ये लगे कि जब खाना सर्व किया गया तो वो जिंदा थे? हाँ भी कैचपूल और नहीं भी। दरअसल 2 लोगों ने 2 मरने वालों का रूप धारण किया था। तीसरी, ईडा, उसने रूप नहीं धारण किया था। ये अफसोस से मैं कहता हूँ। बदकिस्मती से वो असली ईडा ग्रांसबरी थी। मिस्टर बोबैक, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि जब तुम 317 में शाम की चाय लेकर गए तो तुमने क्या सुना और क्या देखा था? मुझे उस बात का एक एक लफ्ज याद है क्योंकि तुमने मुझे 2 बार बताया था। मैं अब आप सबके लिए वो बातें दोहराता हूँ। तुम इस बात का बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बोबैक ने शालीनता से कहा। शुक्रिया बोबैक, तुम वहां गए और तुमने तीनों शिकारों को जिंदा पाया और उन लोगों की बातें करते सुना जिनको वो जानते थे। तुमने हैरियट या उस औरत को जिसे वो आदमी हैरियट कह रहा था ये कहते सुना, उसके पास कोई चुनाव नहीं था। हाँ क्या, वो आदमी अब उस पर भरोसा नहीं करता। अब तो उस आदमी को उसमें दिलचस्पी भी नहीं होगी। उस औरत ने अपना आप छोड़ दिया है और उसकी माँ की उम्र की है। अगर वो जानना चाहती कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस औरत से मिलने और उससे बात करने के जिस पर वो भरोसा करता है। और फिर उसी वक्त कमरे में मौजूद आदमी ने तुमसे और खाने से ध्यान हटाकर कहा, ओ हैरियट, ये ठीक नहीं है, ईडा को धक्का लगा है, उसे आराम से बताओ। क्या अब तक मैंने सही कहा मिस्टर बोबैक? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ था। बढ़िया। फिर तुमने मुझे बताया बोबैक कि ईडा या हैरियट ने कुछ कहा जो तुम याद नहीं कर पा रहे। और फिर जिस आदमी को तुम रिचर्ड समझे थे उसने कहा, उसका दिमाग, मैं तो कहूंगा उसके पास दिमाग है ही नहीं। और मैं उसकी माँ की उम्र वाले दावे को भी सही नहीं मानता। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। उसके बाद हैरियट नाम से जानी जाने वाली वो औरत हंसी और बोली, हम में से कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि वो सही है, तो हम मान लेते हैं कि हम आपस में सहमत नहीं हैं। ठीक है ना बोबैक? रफेल बोबैक ने एक बार फिर से हामी भरी कि पॉयरो सही कह रहा था। वेरी गुड। अब
क्या मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ बोबैक कि ईडा या हैरियट की वो टिप्पणी जो तुम्हें याद नहीं, वो असल में हैरियट ने की थी। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि जब तक तुम कमरे में थे, तुमने ईडा का बोला हुआ एक भी लफ्ज नहीं सुना और तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। बोबैक ने माथे पर बल डाले और फिर कुछ देर सोचता रहा। फिर अंत में बोला, मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर पॉयरो। मैंने मिस ईडा का चेहरा नहीं देखा, और अब जब आप कह रहे हैं तो मुझे वाकई लगता है कि मैंने उसे बोलते हुए नहीं सुना। बिल्कुल ठीक मिस्टर बोबैक, तुमने उसे बोलते हुए नहीं सुना, और वो सिर्फ इसलिए कि ईडा ग्रैंसबरी, जिसे दरवाजे की तरफ पीठ करके बिठाया गया था, वो पहले ही कत्ल की जा चुकी थी। जब तुम उस कमरे में शाम की चाय लेकर गए, तो वहां जो तीसरा इंसान था, वो एक मरी हुई औरत थी। अध्याय 24। इस बात पर कुछ लोग डर कर चिल्ला उठे। शायद मैं भी उन्हीं में से एक था। बेचारा राफेल बोबैक डर से कांप रहा था, ये सोचकर कि वो उस भयानक नजारे के इतना नजदीक था। पॉयरो अपनी बात कहता रहा, इसीलिए खाना ईडा के कमरे में मंगवाया जाना था। रिचर्ड का कमरा नंबर 238 कत्ल के तीनों शिकारों के मिलने के लिए सबसे आसान जगह होती, क्योंकि वो दूसरी मंजिल पर था, बाकी दोनों कमरों के बीच में। शाम की चाय मिस्टर नेगस के बिल में लगा दी जाती, बिना उसके खास तौर पर कहे। लेकिन इसमें शक नहीं कि कमरा नंबर 238 वो कमरा नहीं हो सकता था जहां 7:15 बजे तीनों मरने वाले राफेल बोबैक द्वारा जिंदा देखे जा सकते थे। उसके लिए ईडा ग्रैंसबेरी की लाश को उसके कमरे से उठाकर होटल के बरामदे में से होते हुए रिचर्ड के कमरे में ले जाना पड़ता। ये एक बहुत बड़ा जोखिम होता। कोई ना कोई इस बात को जरूर देख लेता। और हाँ, एक बात और, जरा रिचर्ड की उदारता पर गौर कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। इतना दयालु था वो, खाने और चाय की कीमत अदा करने की जिद करता हुआ, हैरियट और ईडा के कार से होटल आने के पैसे भी चुकाता हुआ। वो दोनों ट्रेन से एक साथ आकर एक ही कार में होटल भी तो आ सकती थी, फिर दो कारों में क्यों? और रिचर्ड को इस बात की इतनी परवाह क्यों थी कि खाने और चाय का बिल उसे ही दिया जाए, जबकि उसे मालूम था कि वो दोनों मरने वाली थी। असल में जिस आदमी ने राफेल बोबेक के सामने और थॉमस ब्रिगनेल के सामने रिचर्ड होने का स्वांग किया, उसे किसी बिल की कोई चिंता नहीं थी। वो जानता था कि ना उसे और ना ही उसके साथियों को वो बिल चुकाना पड़ेगा। वो उस खाने को फेंकने के लिए बाहर गया था, और वो उसे बाहर कैसे ले गया? एक सूटकेस में। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कैचपूल, क्या तुम्हें वो आवारा आदमी याद है जिसे तुमने होटल के बाहर देखा था जब हम बस पर बैठकर घूमने गए थे? सूटकेस में से खाना खाता हुआ एक आवारा आदमी। तुमने उस वक्त कहा था कि वो एक ऐसा आवारा था जिसे क्रीम मिल गई थी। जरा मुझे बताओ कैचपूल, क्या तुमने उसे खास तौर से क्रीम खाते हुए देखा था? ओह माय गॉड, सचमुच मैंने उसे देखा था पॉयरो। वो एक केक खा रहा था जिसमें क्रीम लगी थी। पॉयरो ने सिर हिलाया और बोला, वो उसे उस सूटकेस में से मिली थी जो उसे ब्लॉक्सम के बाहर फेंका हुआ मिला था, 3 लोगों जितने खाने से भरा हुआ। और अब तुम्हारी याददाश्त के लिए एक और इम्तिहान है मेरे दोस्त। तुम्हें याद है, ब्लॉक्सम में मेरे पहली बार आने पर तुमने मुझसे कहा था कि ईडा ग्रैंसबेरी इतने कपड़े लाई थी कि एक अलमारी भर जाए। फिर भी उसके कमरे में एक ही सूटकेस था। और आज दोपहर जब मैंने तुम्हें मिस ग्रैंसबेरी के कपड़े पैक करने को कहा, तो तुमने क्या पाया वहां? वो सूटकेस में समा नहीं रहे थे पॉयरो। बिल्कुल ठीक कैचपूल, और तुम इसके लिए अपने को दोष दे रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि सारे कपड़ों का उस एक सूटकेस में आ पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो 2 सूटकेसों में वहां लाए गए थे। और खाने से भरे उस सूटकेस को फेंक कर वापस आते टाइम ही ये शख्स होटल के क्लर्क थॉमस ब्रिगनेल को मिला था। उसने ब्रिगनेल को बिल की बातों में क्यों उलझाया? सिर्फ एक वजह से, ब्रिगनेल के सामने ये जताने के लिए कि रिचर्ड नेगस 7:30 बजे भी जिंदा था। रिचर्ड होने का नाटक करते हुए उसने एक बात गलत कह दी कि नेगस पैसा दे सकता था, जबकि हैरियट और ईडा नहीं दे सकती थी। असल में ये बात सच नहीं थी। हेनरी नेगस यानी रिचर्ड का भाई ये बात कंफर्म कर सकता है कि रिचर्ड की कोई कमाई थी ही नहीं। उसके पास परिवार का पुराना पैसा भी बहुत कम बचा था। लेकिन जो आदमी रिचर्ड होने का स्वांग कर रहा था, उसे ये बात नहीं पता थी।
उसने मान लिया कि क्योंकि रिचर्ड ऊंचे वर्ग का था और पेशे से कभी वकील भी रह चुका था, इसलिए उसके पास जरूर काफी पैसा होगा। जब हेनरी नेगस ने पहली बार मुझसे बात की थी, तो उसने बताया था कि डेवन में आने के बाद से उसका भाई रिचर्ड एकदम उदास और बर्बाद सा हो गया था, बिल्कुल एक बैरागी जैसा, और उसे जिंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं थी। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। एक बैरागी। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि क्या सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी शेरी और केक का मजा लेगा और एक रंगीले आदमी की तरह लंदन में एक शानदार होटल में दो औरतों के साथ गप्पे मारेगा? जी नहीं। जिस आदमी ने रफेल बोबैक से शाम की चाय ली और जिसके लिए ब्रिगनेल शेरी लाया, वो रिचर्ड नेगस नहीं था। इस आदमी ने ब्रिगनेल की काबिलियत की तारीफ की थी और ठीक ये शब्द कहे थे, मैं जानता हूँ कि मैं तुम पर यह संभाल लेने का भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि तुम इतने काबिल हो। खाने और चाय का बिल मेरे नाम करना। रिचर्ड नेगस, कमरा नंबर 238। उसने ये शब्द खास तौर पर चुने थे, ब्रिगनेल को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये आदमी यानी रिचर्ड थॉमस की काबिलियत से वाकिफ था, और इसका मतलब ये है कि वो जरूर पहले भी एक दूसरे से मिले होंगे। यहाँ पर ब्रिगनेल को शायद कुछ गलती का एहसास हुआ होगा, क्योंकि उसे मिस्टर नेगस से पहली मुलाकात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अब उसके इतना कहने के बाद वो उसे दोबारा ना भूलने का निश्चय कर लेगा। अब से वो इस आदमी को अच्छी तरह से याद रखेगा जिसे वो 2 बार मिल चुका है। अब ये जाहिर सी बात है कि लंदन में एक बड़े होटल में काम करने के कारण वो हर वक्त लोगों से मिलता ही रहता है, रोज सैकड़ों लोगों से। मुझे यकीन है कि ये अक्सर होता होगा कि मेहमानों को तो उसका चेहरा और नाम याद हो, लेकिन वो उनके नाम और चेहरे भूल गया हो। आखिर उसके लिए वो सब होटल में आने वाले गेस्ट ही तो हैं। यहाँ पर लूका लैजरी जल्दी से आगे आया और बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर पॉयरो, मोटे तौर पर आपका कहना सही है, लेकिन इत्तेफाक से थॉमस ब्रेगनेल के बारे में नहीं। चेहरों और नामों के लिए उसकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है। पॉयरो मुस्कुराया और बोला, क्या वाकई? फिर तो मेरी बात और भी ज्यादा सही है। ध्यान से सुनो, मैं घटनाओं का सिलसिला बताता हूँ। रिचर्ड नेगस होने का नाटक करने वाला आदमी कत्लों से एक दिन पहले बुधवार को होटल की लॉबी में था, जब नेगस ने होटल में चेक इन किया। शायद वो उस जगह को अच्छी तरह से देख लेना चाहता था, उस रोल की तैयारी में जो उसे बाद में निभाना था। जो भी था, उसने रिचर्ड को आते हुए देख लिया था। अब उसे ये कैसे पता था कि वही रिचर्ड था? इस नुक्ते पर मैं बाद में वापस आऊंगा। अभी के लिए इतना मानकर चलते हैं कि बस उसे पता था। उसने थॉमस ब्रिगनेल को जरूरी कागज भरते हुए देखा और फिर मिस्टर नेगस को चाबी थमाते हुए। अगली शाम शाम की चाय लेते वक्त रिचर्ड नेगस होने का नाटक करते हुए और फिर बाहर जाकर उसे फेंकते हुए ये शख्स अपने कमरा नंबर 317 में जाते हुए थॉमस ब्रिगनेल के पास से गुजरा। वो काफी तेज सोचने वाला इंसान है और पुलिस को गलत राह दिखाने का बढ़िया मौका तुरंत भांप लेता है। वो ब्रिगनेल की तरफ बढ़ता है और उसे इस तरह से कहकर बुलाता है जैसे कि वो रिचर्ड नेगस है। वो ब्रिगनेल को अपना नाम याद दिलाता है और एक पुरानी मुलाकात के बारे में भी बात करता है। अब असल में थॉमस ब्रिगनेल इस नए आदमी से कभी नहीं मिला है, लेकिन एक बार असली रिचर्ड से जरूर मिला है, जब उसने उसे चाबी दी। लेकिन यहाँ अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है, पूरे भरोसे और बड़े ही दोस्ताना और जानकार लहजे में बात करता हुआ और अपने आप को रिचर्ड के नाम से बुलाता हुआ। तो उसके उस कॉन्फिडेंस को देखकर थॉमस ब्रिगनेल ये मान लेता है कि ये रिचर्ड नेगस ही होगा। उसे उसका चेहरा याद नहीं आता ठीक से, और इसके लिए वो खुद को ही दोष दे लेता है। अब रिचर्ड का ढोंग करने वाले उस आदमी ने एक ग्लास शेरी क्यों मांगी? ताकि ब्रिगनेल के साथ उसकी मुलाकात कुछ और लंबी हो सके और ब्रिगनेल के ऊपर इसका और ज्यादा असर पड़ सके। अब अगर आप मुझे अपने मुद्दे से थोड़ा भटकने दें, तो मैं आपको बताता हूँ कि शेरी के उस ग्लास के तले में, यानी बची खुची शेरी में, साइनाइड जहर पाया गया, जैसा कि हैरियट और ईडा के चाय के कपों में पाया गया था। लेकिन चाय या शेरी से तीनों शिकारों की मौत नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये चीजें मारने के लिए काफी देर से आई थीं, कत्ल हो जाने के काफी देर बाद। शेरी का ग्लास और तीनों लाशों के पास मेजों पर रखे चाय के कप जुर्म की जगह को तैयार करने के लिए जरूरी थे। ये दिखावा करने के लिए कि कत्ल 7:15 बजे के बाद हुए होंगे। असल में जिस साइनाइड से उन तीनों की मौत हुई
वो उन्हें बहुत पहले ही दे दिया गया था, किसी दूसरे जरिए से। होटल के हर एक कमरे में बेसिन के पास पानी का एक ग्लास रखा रहता है। सही कहा ना मैंने मिस्टर लेजरी? जी हाँ सर, होता है। तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जहर ऐसे ही दिया गया, पानी में। उसके बाद हर एक ग्लास को अच्छी तरह से धोया गया और वापस बेसिन पर रख दिया गया। मिस्टर ब्रिगनेल, जरा ये बताओ, तुम लोगों के सामने ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम पहली बार इस कमरे में मिले तो तुमने ऐसा करने की हिम्मत जुटा ली। तुमने हमें बरामदे में नेगस के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया, लेकिन तुमने शेरी के बारे में नहीं बताया, हालांकि मैंने खास तौर पर उसके बारे में पूछा था। बाद में तुमने मुझसे मिलकर अपनी कहानी में शेरी की बात जोड़ दी। जब मैंने तुमसे कहा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त मैं ये बात समझा नहीं, लेकिन मेरे दोस्त कैचपूल ने एक बहुत ही समझदारी और जानकारी देने वाली बात कही। उसने कहा कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, जो किसी कत्ल की तहकीकात में किसी बात को तभी छुपाएगा अगर उसे लगेगा कि उसका कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। इस राय से उसने सही निशाने पर चोट की, है ना? ब्रिगनेल ने हाँ में सिर हिलाया। अब मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब हम पहली बार इस कमरे में मिले थे तो मैंने पूछा था कि क्या कोई मिस्टर नेगस के कमरे में शेरी लेकर गया था। कोई नहीं बोला। तब थॉमस ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं शेरी उसके कमरे में नहीं लेकर गया, लेकिन मैं उसके लिए शेरी का ग्लास लाया जरूर था। पॉयरो आप सबको बताता है, उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसके मन में थोड़ा संदेह था और वो ऐसा कुछ भी कहने का खतरा नहीं उठाना चाहता था जो सच ना हो। असल में होटल स्टाफ में से बिगनल ही एक ऐसा इंसान था जिसने कत्ल के शिकारों को एक बार से ज्यादा देखा था, या सही कहें तो जिसे ये यकीन दिलाया गया था कि उसने रिचर्ड को एक से ज्यादा बार देखा था। वो जानता था कि उसने खुद को रिचर्ड कहने वाले आदमी को शैरी का ग्लास दिया था, जो इस तरह से पेश आ रहा था जैसे उससे पहले मिल चुका हो। लेकिन थॉमस ब्रिगनेल जिस रिचर्ड से पहले मिल चुका था, ये आदमी उसके जैसा नहीं दिखता था। जरा याद कीजिए, मिस्टर लेजरी ने हमें कहा था कि चेहरों और नामों के लिए ब्रिगनेल की याददाश्त काफी अच्छी है। इसीलिए जब मैंने शेरी के बारे में पूछा तो उसने कुछ कहा नहीं। वो अपने ही ख्यालों में गुम था। उसके दिमाग में कोई आवाज धीरे से कह रही थी कि ये वही आदमी होगा, लेकिन वही नहीं था। अगर वही होता तो मैं उसे पहचान लेता। कुछ मिनट बाद मिस्टर ब्रिगनेल ने खुद से कहा, मैं कितना मूर्ख हूं। बेशक वो रिचर्ड नेगस ही था। जब वो ये कह रहा था कि उसका यही नाम है, शायद पहली बार मेरी याददाश्त ने मुझे धोखा दे दिया है। और फिर उसकी आवाज भी तो रिचर्ड जैसी ही थी, उसका पढ़े लिखे अंग्रेजों वाला लहजा। बहुत ही ईमानदार इंसान थॉमस ब्रिगनेल के लिए ये यकीन करना ही मुश्किल होता कि कोई उसे धोखा देने के लिए कोई दूसरा इंसान होने का नाटक कर रहा था। इस नतीजे पर पहुंचकर कि वो आदमी जरूर रिचर्ड नेगस ही होगा, ब्रिगनेल ने मुझे बताने का फैसला किया कि वो कत्ल वाली रात 7:30 बजे मिस्टर नेगस को बरामदे में मिला था। लेकिन फिर भी वो शर्मिंदा था और उसने शेरी की बात नहीं बताई, क्योंकि उसे ये डर था कि पहली बार शेरी के बारे में मेरे सवाल करने पर चुप रहने की वजह से वो काफी बेवकूफ नजर आएगा और वो अपने मन के संदेह को सबके सामने जाहिर करके खुद को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता था। बस इतनी सी बात थी। लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं मिस्टर ब्रिगनेल कि तुम्हें बेवकूफ दिखने के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बेवकूफ थे ही नहीं, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया था जबरदस्ती। ब्रिगनेल के चेहरे पर राहत और शुक्रगुजार होने दोनों के भाव थे। उसने कहा, भगवान का शुक्र है कि आप इस बात को समझ पाए मिस्टर पॉयरो। आपने जो भी कहा वो सब एकदम सही है। गुड। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मत भूलिए कि एक ही नाम होने से जरूरी नहीं कि आदमी भी वही हो। जब मिस्टर लेजरी ने मुझे उस औरत का हुलिया बताया जिसने इस होटल में जेनी हॉब्स के नाम से कमरा लिया था, तो मुझे लगा कि शायद ये वही जेनी हॉब्स होगी जिसे मैं प्लेजेंट्स में मिला था। सुनने में ये वैसी ही लग रही थी, गहरे ब्राउन बाल, ब्राउन कोट। लेकिन दो अलग अलग आदमी जिन्होंने इस होलिये वाली एक औरत को सिर्फ एक ही बार देखा हो, वो यकीन से नहीं कह सकते कि वो औरत एक ही थी। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि मृत रिचर्ड जिसकी लाश मैंने देखी थी और जिंदा रिचर्ड जिसे ब्रिगनेल ने कत्ल वाली रात देखा था, दो अलग अलग आदमी थे।
और फिर मुझे याद आया कि मुझे बताया गया था कि बुधवार को ब्लॉक्सम आने पर ब्रिगनल ने ही उसे हैंडल किया था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये एक अलग ही रिचर्ड नेगस होना चाहिए, असली वाला रिचर्ड नेगस। और तभी मैं थॉमस ब्रिगनल की दुविधा को समझ गया। वो लोगों के सामने ये कैसे कह सकता था कि इस इंसान के दो चेहरे थे, सब लोग उसे पागल समझते। अब ये जो बहुरूपिया था, ये देखने में रिचर्ड जैसा नहीं लगता होगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उसकी आवाज की नकल वो काफी बढ़िया करता था, क्योंकि वो एक बढ़िया नकलची है। क्यों, सही कहा ना मिस्टर किड? तुम वाकई एक बढ़िया नकलची हो कि नहीं? किड जोर से चिल्लाया। कोई भी इस आदमी की बात मत सुनो, ये झूठा है एक नंबर का। नहीं मिस्टर किड, झूठे तुम हो। तुमने कई बार मेरी नकल की है। तभी कमरे में पीछे की तरफ बैठी मेट्रेस फी स्प्रिंग खड़ी हो गई और बोली, मिस्टर पॉयरो का यकीन कीजिए आप सब लोग, वो सच कह रहे हैं। मैंने अपने कॉफी हाउस में मिस्टर किड को उनकी आवाज की नकल करते सुना है। और सच कहूं तो अगर मेरी आंखें बंद हों तो मैं भी दोनों की आवाज में फर्क नहीं बता पाऊंगी। पॉयरो मुस्कुराया और बोला, सैमुअल किड सिर्फ अपनी आवाज से ही झूठ नहीं बोलता। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो उसने खुद को एक कम अक्ल और दिखने में बेढंगे आदमी की तरह पेश किया। दागदार कमीज जिसका एक बटन गायब था, दाढ़ी आधी बनी हुई, चेहरे पर खरोंचे लगी हुई। अब मिस्टर किड, जरा प्लीज यहाँ सबको बताओ कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने खुद को इतना बेढंगा दिखाने की इतनी कोशिश क्यों की थी? सैमुअल किड दृढ़ता से एकटक सामने घूरता रहा, बोला कुछ नहीं। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। पॉयरो ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बोलते तो मैं बताता हूं। मिस्टर किड ने होटल में रिचर्ड के कमरे से खिड़की के बाहर पेड़ से नीचे उतरते हुए अपने गाल पर खरोंच लगा ली थी। अब चुस्त और बढ़िया कपड़े पहने हुए एक आदमी के चेहरे पर ऐसी चोट कुछ सवाल खड़े कर सकती है। जो आदमी अपने रख रखाव की परवाह करता है वो कभी भी उस तरह से अपने चेहरे पर एक भद्दा निशान नहीं पड़ने देगा। और मिस्टर किड नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ सोचूं। वो नहीं चाहता था कि मैं ये सोचूं कि क्या वो हाल ही में किसी खुली खिड़की से कूदकर पेड़ के सहारे नीचे उतरा है। इसलिए उसने अपने आप को इतना बेढंगा दिखाने की कोशिश की। उसने ऐसे दिखाया जैसे वो एक बड़ा ही लापरवाह आदमी है जो शेव करते टाइम हर टाइम खुद को चोट मार लेता है और फिर और ज्यादा खरोंचों से बचने के लिए आधी दाढ़ी लेकर घूमता रहता है। उसने मेरे ऊपर यही इंप्रेशन जमाने की उम्मीद की थी और कुछ वक्त के लिए मैं उसके झांसे में आ भी गया। मैंने पॉयरो को बीच में ही टोकते हुए कहा, एक मिनट रुको पॉयरो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सैमुअल किड रिचर्ड के होटल के कमरे की खिड़की से नीचे उतरा और उसी ने रिचर्ड का कत्ल किया? नहीं कैचपूल, उसने रिचर्ड का कत्ल नहीं किया। उसने रिचर्ड के कातिल की मदद की। और वो कातिल कौन है उसका नाम मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है। मैं थोड़ा तल्खी से बोला, हाँ, नहीं बताया है। और ना ही तुमने मुझे ये बताया है कि रिचर्ड के कमरे में वो तीन लोग कौन थे जब रफेल बोबैक शाम की चाय लेकर वहां गया था। तुम्हारा तो कहना है कि तब तक तीनों शिकार मर चुके थे, तो फिर वो कौन थे? बेशक कैचपूल, वो उस वक्त तक मर चुके थे। 7:15 बजे कमरा नंबर 317 में उन तीनों में से एक थी ईडा ग्रैंसबेरी, मरी हुई, लेकिन कुर्सी में सीधी बैठाई गई ताकि वो जिंदा लगे। और दूसरा था सैमुअल किड, रिचर्ड नेगस होने का नाटक करता हुआ। हाँ, वो तो मैं समझ गया पॉयरो, लेकिन तीसरा कौन था? यानी हैरियट का स्वांग भरने वाली वो औरत कौन थी? वो जेनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो तब तक प्लेजेंट्स के आधे रास्ते में होगी। अरे हाँ, खुशी से गप्पे हाँकती वो औरत। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कौन थी मेरे दोस्त। वो औरत थी नैन्सी ड्यूकेन। पूरा कमरा हैरानी भरी आवाजों से भर गया। ल्यूका लाजरी बोला, अरे नहीं मिस्टर पॉयरो, मैडम ड्यूकेन तो इस देश के सबसे बड़े कलाकारों में से एक हैं और वो इस होटल की एक पेट्रन भी हैं। आपको जरूर कोई गलती लगी है। मुझे कोई गलती नहीं लगी है मेरे दोस्त, वो नैन्सी ड्यूकेन ही थी। और कैचपुल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैडम ड्यूकेन ने अपने चेहरे पर स्कार्फ इसलिए लपेट रखा है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो पहचान ली जाए। उस वक्त तुम्हें शायद ये लगा होगा कि मेरा मतलब है कि वो एक मशहूर पेंटर होने के नाते पहचान ना ली जाए, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। वो रफेल बोबैक द्वारा हैरियट के रूप में पहचाना नहीं जाना चाहती थी।
जिसने उसे कत्ल की रात कमरा नंबर 317 में देखा था। प्लीज मिस ड्यूकेन, खड़ी हो जाइए और अपना स्कार्फ हटाइए। नैन्सी ने वैसा ही किया। अब बताइए मिस्टर बोबैक, क्या यही वो औरत है जिसे तुमने उस कमरे में देखा था? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, ये वही है, रफेल बोबैक ने तुरंत कहा। पूरा कमरा एक बार फिर से धीमी सिसकारियों जैसी आवाजों से भर गया। तुमने उसे मशहूर पेंटर नैन्सी ड्यूकेन के रूप में नहीं पहचाना? नहीं सर, मैं कला के बारे में कुछ नहीं जानता, और मैंने उसका आधा ही चेहरा देखा था। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा रखा था। लेकिन आज जैसे ही वो अंदर आई, मैंने उसे पहचान लिया, उसे भी और उस आदमी किड को भी। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी सर, लेकिन आपने मुझे बोलने नहीं दिया। पॉयरो मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ। और ये भी कि थॉमस ब्रिगनल ने भी मुझे बताने की कोशिश की थी कि वो सैमुअल किड को पहचानता था, लेकिन मैंने तुम दोनों को ही बोलने से मना कर दिया था। मैंने पॉयरो से सवाल किया, लेकिन नैन्सी ड्यूकेन को तो लॉर्ड और लेडी वॉलेस से एलिबाई मिली हुई है, उसका क्या? जवाब दिया नैन्सी ने, वो सच नहीं थी, वो मेरा कसूर था। आप प्लीज उन्हें इल्जाम मत दीजिए। वो मेरे प्यारे दोस्त हैं और बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि कत्ल वाली रात मैं ब्लॉक्सम होटल में थी। मैंने उनके सामने कसम खाकर कहा था कि मैं वहां नहीं थी, और उन्होंने मेरा भरोसा कर लिया। वो अच्छे बहादुर लोग हैं जो मुझे 3 कत्लों के लिए फंसे नहीं देखना चाहते थे, जो कि मैंने नहीं किए। पॉयरो ने लेडी वॉलेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आपको पता है लेडी वॉलेस, जब मैं आपके घर से निकला था, मैं उसी समय समझ गया था कि आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपने कैसे जाना? लेडी वॉलेस ने पूछा। असल में आपने एक नई नौकरानी रखी थी, डॉर्काज। वो आज आपके साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मैंने उसे आपको अपने साथ लाने के लिए कहा था। वो इस कहानी के लिए अहम है। आपने मुझे बताया था कि वो आपके साथ कुछ ही दिनों से है, और मैं खुद देख पा रहा था कि वो काम करने में थोड़ी बेढंगी थी। वो मेरे लिए 1 कप कॉफी लाई, और उसमें से अधिकतर उसने गिरा दी। जो थोड़ी सी बची थी वो मैंने पी ली, और फिर मैंने एकदम से उस कॉफी को पहचान लिया। वो एकदम प्लेजेंट्स कॉफी हाउस की कॉफी जैसी थी। उनकी कॉफी पहचानने में मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वैसी कॉफी और कहीं नहीं मिलती। और तभी मैंने एकदम से कई सारी चीजों को आपस में जोड़ लिया, एक पहेली के टुकड़ों की तरह। ये जो आपकी कम काबिल नौकरानी थी, वो एकदम नई थी। मैंने इस बात को प्लेजेंट्स की कॉफी के साथ जोड़कर देखा, और मेरे मन में एक ख्याल आया। अगर जेनी हॉब्स ही डॉर्कास से पहले लुइसा की नौकरानी रही हो तो? मुझे प्लेजेंट्स की वेट्रेसेस से पता चला था कि जेनी वहां अक्सर अपनी मालकिन के लिए सामान लेने जाया करती थी, और उसकी मालकिन एक ऊंचे वर्ग की औरत थी। जेनी उसके बारे में हर लेडीशिप कहकर बात किया करती थी। तो ये जानना काफी दिलचस्प होता कि कुछ दिन पहले तक जेनी उस औरत के लिए काम करती थी जो नैन्सी को एलिबाई दे रही थी। कितना हैरत अंगेज इत्तेफाक था ये। शुरू में इस मुद्दे पर मेरे ख्याल गलत रास्ते पर चलते रहे। मैंने सोचा, नैन्सी और लुइसा दोस्त हैं, और उन दोनों ने मिलकर बेचारी जेनी को मारने की साजिश की। लेकिन ये मेरी सिर्फ एक गलती थी। जेनी तो मरी ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये मानने में बिल्कुल भी गलत नहीं था कि वो लुइसा और सेंट जॉन के घर में नौकरानी का काम करती थी, जिसे हाल ही में डॉर्कास से बदला गया था। कत्ल की रात मेरे साथ प्लेजेंट्स में बात करने के बाद जेनी को उनका घर छोड़ना पड़ा होगा, क्योंकि वो जानती थी कि मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा नैन्सी की एलिबाई को कंफर्म करने के लिए। अगर मैं वहां उसे देख लेता, एलिबाई देने वाली औरत के लिए काम करते, तो मैं तुरंत उसके ऊपर शक कर बैठता कि जेनी और नैन्सी हमें धोखा देने के लिए सांठगांठ कर रही थी। अब मैं एक और बात बताता हूँ। मैंने आपके घर पर सेंट जॉन वॉलेस के बनाए एक चित्र को देखा था, जो उनका अपनी पत्नी के लिए शादी की सालगिरह का तोहफा था। वो नीले बाइंडवीड का चित्र था। उस पर तारीख लिखी थी पिछले साल की 4 अगस्त। और उसी टाइम मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया था। नैन्सी ड्यूकेन की बनाई लुइसा की जो तस्वीर कुछ ही मिनट पहले मैंने वहां देखी थी, उसके ऊपर तारीख नहीं थी। एक कला प्रेमी होने के नाते मैंने लंदन में कई एग्जीबिशंस को देखा है, और मैंने मिसेस ड्यूकेन का काम भी कई बार देखा है। उनके चित्रों में हमेशा बाईं हाथ वाले नीचे के कोने में तारीख होती है, और साथ ही उनके नाम के इनिशियल्स होते हैं, NAED। तो फिर इस चित्र पर तारीख क्यों नहीं थी? क्योंकि वो नई नहीं थी। नैन्सी ड्यूकेन ये चाहती थी कि मैं ये मान लूं कि उन्होंने लेडी वॉलेस को वो पेंटिंग कत्ल की रात ही दी थी, और इसीलिए वो हाल ही में बनाई गई तस्वीर थी। मैंने अपने आप से पूछा कि उन्होंने उसके ऊपर नई तारीख क्यों नहीं डाल दी, एक झूठी तारीख।
और इसका जवाब बिल्कुल साफ था। अगर किसी कलाकार का काम 100 साल तक जिंदा रहता है और कला इतिहासकार उसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो कोई भी कलाकार उनको कभी भी गलत राह पर नहीं डालना चाहेगा, उन लोगों को जिनको उनके काम की परवाह है। तो इसका मतलब था कि नैन्सी सिर्फ हरक्यूल पोयरो और पुलिस को धोखे में रखना चाहती थी। नैन्सी ने धीमी आवाज में कहा, आप वाकई बहुत तेज दिमाग है मिस्टर पोयरो, सब कुछ समझ लेते हैं। जी हाँ मैडम, मैं ये भी समझता हूँ कि आपने ही जेनी हॉब्स के लिए अपनी दोस्त लुइसा के घर में काम ढूंढा, उसकी मदद करने के लिए। उस वक्त जब वो लंदन आई, उसे उस टाइम नौकरी चाहिए थी। मैं ये भी समझता हूँ कि जेनी कभी भी आपको फंसाने की साजिश का हिस्सा नहीं थी, हालांकि उसने रिचर्ड को यही मानने दिया। सच तो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जेनी हॉब्स और नैन्सी ड्यूकेन हमेशा से दोस्त और साथी रही हैं, तब से जब वो दोनों ग्रेट हॉलिंग में रहती थी। दो ऐसी औरतें जिन्होंने पैट्रिक आइव से बिना शर्तों के और बिना तर्कों के मोहब्बत की। उन दोनों ने मिलकर इतना चालाकी भरा प्लान बनाया कि मैं हरक्यूल पोयरो तक करीब करीब बेवकूफ ही बन गया। लेकिन फिर भी किसी भी अपराधी की चालाकी इतनी ज्यादा भारी कभी नहीं हो सकती। एक पल के लिए हम लेडी वॉलेस के घर लौटते हैं। नैन्सी के बनाए हुए लेडी लुइसा के चित्र में एक नीले जग और कप का सेट है। मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा और काफी देर तक उसकी जांच की। जब मैंने कमरे में इधर उधर घूमकर उसे अलग अलग ढंग से पड़ती रोशनी में देखा, तो वो जग और प्याले का नीला रंग एक ठोस टुकड़े जैसा बना रहा, एकदम फीका और नीरस। लेकिन उस कैनवास पर बाकी हर रंग नाजुक ढंग से बदल रहा था। जैसे जैसे मैं कमरे में घूमता था, उस पर पड़ती रोशनी के मुताबिक वो बदल जाता था। वो इसलिए कि नैन्सी ड्यूकेन एक बहुत ही ज़हीन कलाकार है। जहां तक रंगों का सवाल है, वो एक जीनियस है, और यूं रंगों का बदलना उसकी कला की एक खासियत है। तो फिर उस कप और जग का रंग क्यों नहीं बदल रहा था? जाहिर है कि उसे जल्दबाजी में किसी जानकारी को छुपाने के लिए ऐसा किया गया था। तो अब उसने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए मैंने लेडी वॉलेस से कहा कि वो मुझे अपना पूरा घर दिखाएं। मैं पूरे घर में जाकर उस जग और कप को ढूंढना चाहता था, जो बाकी चित्र से इतने कम जहीन तरीके से बनाए गए थे। और मैंने उनको ढूंढ भी लिया। लेडी वॉलेस ने इस बात पर हैरानी दिखाई, क्योंकि वो दोनों गायब हो चुके थे। लेकिन उनकी यह हैरानी दिखावा थी। ऊपर के एक बेडरूम में एक सफेद जग और कप थे, जिनके ऊपर एक क्रेस्ट बना हुआ था। उनको देखकर मुझे लगा कि यही वो तस्वीर वाले जग और कप हो सकते थे, लेकिन वो नीले नहीं थे। तब मैंने अपने आप से पूछा कि नैन्सी ड्यूकेन क्यों इतनी जल्दी में सफेद जग और कप को नीला रंगेगी? वो क्या छुपाना चाहती थी? और तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जरूर वो उस क्रेस्ट को ही छुपाना चाहती थी। क्रेस्ट यानी कुल चिन्ह सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, वो या तो परिवारों के होते हैं या फिर किसी मशहूर यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के। मेरे मुंह से तुरंत निकला, ओह, सेवियर कॉलेज कैम्ब्रिज, वो उसका क्रेस्ट था पोयरो। मुझे एकदम से याद आ गया था कि मेरे और पोयरो के लंदन से ग्रेट हॉलिंग जाने से पहले ही स्टैनली बेयर ने एक क्रेस्ट का जिक्र किया था। बिल्कुल सही पहचाना तुमने कैचपूल। जब मैं वॉलेस हाउस से बाहर आया, तो मैंने उस क्रेस्ट का एक चित्र बनाया ताकि मैं उसे भूल ना जाऊं। हालांकि मैं कोई कलाकार नहीं, लेकिन वो काफी सही बना था। मैंने कांस्टेबल से पता लगाने को कहा कि वो क्रेस्ट किस जगह का था, और वो वाकई कैम्ब्रिज के सेवियर कॉलेज का क्रेस्ट था, जहां पर जेनी पैट्रिक आइव के लिए बिस्तर बनाने का काम करती थी। वो उसके लिए विदाई का तोहफा था, जब वो सेवियर कॉलेज छोड़कर पैट्रिक और फ्रांसिस के साथ ग्रेट हॉलिंग चली गई थी। और फिर जब वो लॉर्ड और लेडी वॉलिस के घर गई, तो उसे अपने साथ ले गई। जब उसने जल्दी में वो घर भी छोड़ा और मिस्टर किड के घर छुपने के लिए गई, तो उस जग और कप को ले जाना भूल गई, क्योंकि उस वक्त उसकी जहनी हालत ऐसी नहीं थी कि ऐसी चीजों के बारे में सोच पाए। अब जहां तक मेरा ख्याल है, उस मौके पर लुइसा वॉलेस ने उस जग और प्याले को जेनी के सर्वेंट क्वार्टर से हटाकर एक गेस्ट रूम में रखवा दिया, जहां उसकी उन लोगों से तारीफ होती जिन पर वो असर डालना चाहती थी। नैन्सी ड्यूकेन जो थी, वो जरा सा भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। वो जानती थी कि इस होटल में कत्लों के बाद कैचपूल और मैं ग्रेट हॉलिंग गांव में छानबीन जरूर करेंगे। अगर सेवियर के पुराने टीचर, उस बूढ़े शराबी वॉल्टर स्टोकले ने ये जिक्र कर दिया कि उसने जाते समय जेनी हॉब्स को एक जग और कप तोहफे में दिया था, तो क्या होता? तब अगर हम लेडी लुइसा के चित्र में वो क्रेस्ट देख लेते, तो हम जेनी के साथ उसका ताल्लुक तुरंत समझ जाते। और उससे भी बढ़कर
नैन्सी और जेनी का ताल्लुक समझ जाते, जो दुश्मनी या ईर्ष्या का नहीं था, बल्कि दोस्ती और मिलीभगत का था। मैडम ड्यूकेन ये जोखिम नहीं ले सकती थी कि उस क्रेस्ट की वजह से हम उनके ऊपर शक करने लग जाएं। इसीलिए उसे जल्दबाजी में नीला रंग दिया गया, बिना किसी कारीगरी के। अब आते हैं जहर की बात पर। नैन्सी के पास साइनाइड जहर कहाँ से आया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट जॉन वॉलेस पेड़ पौधों के पेंटर हैं। नैन्सी ड्यूकेन ने अपनी बातों में उलझाकर उनको ये यकीन दिला दिया कि वो भी उनके जैसी पेंटिंग पर अपना हाथ आजमाएगी। लॉर्ड वॉलेस काफी जाने माने और काफी रसूख वाले हैं, और जिन भी पौधों पर उनको काम करना होता है वो उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हैं। नैन्सी ड्यूकेन ने उन्हें उसके लिए कसावा पौधे हासिल करने को कहा, जिनसे ये साइनाइड जहर तैयार होता है। नैन्सी ने उनसे कहा कि उसको वो पौधे पेंटिंग बनाने के लिए चाहिए, और उन्होंने नैन्सी की बात पर यकीन कर लिया। नैन्सी ड्यूकेन एकदम से खड़ी हुई और बोली, लेकिन मिस्टर पॉयरो, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप जानते हैं कि मैं सच कह रही हूँ। प्लीज यहाँ मौजूद सब लोगों को बता दीजिए कि मैं कातिल नहीं हूँ। नहीं मैडम, ये मैं नहीं कर सकता। आपने खुद उनको जहर नहीं दिया, लेकिन आपने उनको मारने की प्लानिंग तो बनाई, उसकी सारी तैयारी तो आपने ही की। जी हाँ, की, लेकिन एक और जिंदगी को बचाने के लिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। जेनी, आओ, हम इनको अपनी कहानी सुनाते हैं। इस बार सच्ची वाली कहानी। ये एक बार सुन लेंगे तो इनको मानना पड़ेगा कि हमने जो भी किया वो हमारी जिंदगियां बचाने के लिए जरूरी था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई खामोश बैठा था। मैंने सोचा नहीं था कि जेनी अपनी जगह से हिलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। दोनों हाथों से अपना बैग अपने सामने की तरफ पकड़े वो कमरा पार करते हुए नैन्सी की तरफ बढ़ने लगी। हमारी जिंदगियां बचाने लायक नहीं थी, उसने कहा। तभी अचानक सैम किड चिल्लाकर बोला, जेनी! और फिर अचानक वो भी अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे देखते हुए मुझे पता नहीं क्यों वक्त के धीमे हो जाने का अजीब सा एहसास हुआ। ये किड भाग क्यों रहा था? इसे क्या खतरा था? हालांकि मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जरूर कुछ भयानक होने वाला था। मैं बिना कुछ सोचे समझे जेनी की तरफ भागने लगा। उसने अपना बैग खोला और नैन्सी से कहा, तो तुम पैट्रिक को फिर से मिलना चाहती हो, है ना? अब तक पॉयरो भी चलने लग गया था, लेकिन हम दोनों अभी भी उनसे काफी दूर थे। मैं चिल्लाया, पॉयरो, कोई रोको उसे! और फिर मैंने धातु और उसके ऊपर एक रोशनी को चमकते देखा। एक तेज हरकत हुई। जेनी का हाथ नजर आया, और फिर खून की एक तेज धार नैन्सी की पोशाक से फर्श पर बहती हुई। नैन्सी तड़प कर नीचे गिर गई। पॉयरो ने चलना बंद कर दिया और हे भगवान कहकर अपनी आंखें बंद कर लीं। सैमुअल किड मुझसे पहले नैन्सी तक पहुंच गया। फर्श पर पड़े उसके जिस्म को देखते हुए वो बोला, ये मर गई है। हाँ, मर गई है। मैंने उसके दिल में छुरा भोंका था, सीधे दिल में, जेनी ने कहा। अध्याय 25। इस घटना के कई घंटे बाद पॉयरो और मैं स्कॉटलैंड यार्ड के एक छोटे चौकोर कमरे में बैठे थे। हमारे सामने थी जेनी हॉब्स। सैमुअल किड को भी हिरासत में ले लिया गया था और स्टैनली बेयर उससे पूछताछ कर रहा था। पॉयरो ने बड़े ही कोमल स्वर में जेनी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया मैडम? नैन्सी ड्यूकेन को क्यों मारा, जबकि तुम दोनों इतने समय तक दोस्त और साथी रही थी? जेनी ने कहा, नैन्सी और पैट्रिक हर मायने में प्रेमी थे, सच्चे प्रेमी। मैं ये नहीं जानती थी जब तक मैंने आज उसे ये कहते नहीं सुना। मैं तो हमेशा से ये समझती थी कि वो और मैं एक से थे। हम दोनों पैट्रिक से मोहब्बत करते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि हम उसके साथ उस तरह से नहीं हो सकते जिस तरह से फ्रांसिस थी। इतने सालों से मैं यही मानती थी कि उनकी मोहब्बत एकदम पाक थी, लेकिन वो एक झूठ था। अगर नैन्सी ने सच में पैट्रिक से प्यार किया होता तो वो उसे बदचलन नहीं बनाती, उसके चाल चलन को कभी यूं मैला नहीं करती। मैंने तो उसके ऊपर एहसान किया है मिस्टर पॉयरो। आपने सुना था ना, पैट्रिक के साथ फिर से एक हो जाने की उसकी ख्वाहिश। बस मैंने उसकी मदद कर दी। इसके बाद पॉयरो ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। तो क्या इसका मतलब पॉयरो ने पहेली सुलझा ली थी? लेकिन मैं तो अभी भी अंधेरे में ही था। बहुत सारी बातें मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। मिसाल के लिए, होटल वाले तीनों कत्ल आखिर किए किसने थे और क्यों? मैंने पॉयरो से ये सारे सवाल किए। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ मेरे दोस्त। जेनी हॉब्स और नैन्सी ड्यूकेन ने सैमुअल किड की मदद से
उन तीनों को मारने की साजिश की। लेकिन उसके बाद भी, नैन्सी के साथ पूरी प्लानिंग करने के बाद, जेनी ने एक बिल्कुल अलग साजिश का हिस्सा बनने का दिखावा किया। उसने रिचर्ड को यह मानने दिया कि वो उसके साथ साजिश में शामिल थी। असल में तुमने कहानी के जो अलग-अलग बयान सुने हैं, उनमें तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तुम्हें वो सब भूलना होगा जो जेनी ने हमें बताया जब हम उसे सैमुअल किड के घर मिले थे। उन बातों को पूरी तरह से अपने मन से निकाल दो। वो शुरू से आखिर तक झूठ था। अभी कुछ ही पल में जेनी हमें सारी सच्चाई बताएगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा, जिस पर तुम्हारा हक है। तुम्ही ने मुझे सब कुछ साफ साफ समझने में मदद की, होली सेंट्स चर्च में दिए अपने एक सुझाव से। फिर पॉयरो जेनी की तरफ मुड़ा और बोला, जो झूठ तुमने हैरियट सेपल से बोला कि पैट्रिक अपने इलाके के लोगों से पैसे लेता था और बदले में उनके मरे हुए अपनों के संदेश उनको देता था, और इसी वजह से नैन्सी ड्यूकेन उसे रात को पादरी घर में मिलती थी, उस झूठ के बारे में तुमने कहा था कि वो झूठ एक कमजोर लम्हे में बोला गया था, जलन और ईर्ष्या के कारण। लेकिन असल में ये सच नहीं था मिस जेनी। पैट्रिक और फ्रांसिस की तोड़ी फोड़ी गई कब्रों के पास खड़े होकर मेरे दोस्त कैचपुल ने मुझसे कहा था, अगर जेनी ने झूठ बोला हो और उसने पैट्रिक के बारे में झूठ उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी मदद करने के लिए बोला हो, तो कैचपुल ने एक ऐसी बात की अहमियत समझ ली थी जिसे मैं नहीं समझ पाया था। एक ऐसा सच जिसके बारे में कभी कोई दो राय थी ही नहीं, और इसीलिए मैं उसी की जांच करने से चूक गया। हैरियट सेपल का अपने मरे हुए पति जॉर्ज से बेइंतहा प्यार, जिसकी जवानी में ही दुखद मौत हो गई थी। इसके बाद एक दूसरी मोहब्बत थी, जेनी हॉब्स की पैट्रिक आइव के प्रति मोहब्बत। उसने अपने मंगेतर तक को छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह से पैट्रिक के प्रति कुर्बान कर दिया, बस उसकी नौकरी करने में ही संतुष्ट, और बदले में कुछ पाने की कोई चाहत नहीं। यहाँ तक कि फ्रांसिस से उसकी शादी हो जाने के बाद भी जेनी ने पैट्रिक को कोई सजा नहीं दी। वो तब भी उसकी वफादार नौकरानी बनी रही और उसकी पत्नी की सेवा करती रही। तो फिर अचानक से इतने सालों की मोहब्बत, सेवा और कुर्बानी के बाद वो पैट्रिक की बदनामी करने के लिए क्यों तैयार हो जाएगी? क्यों ऐसे हादसों की शुरुआत करेगी जिससे पैट्रिक तबाह हो जाए? इसका जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ भी नहीं। असल में वो उस आदमी की मदद करने की कोशिश कर रही थी जिससे वो मोहब्बत करती थी, और उसे बचाने की भी। जब हैरियट ने उसे ये बताया कि उसने नैन्सी को देर रात पादरी घर जाते देखा था, तो वो खतरा भांप कर एकदम से चौकन्नी हो गई। उसे इन चोरी छुपे होने वाली मुलाकातों के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो वहीं रहती थी। अब उसके सामने ये समस्या थी कि वो पैट्रिक को बदनामी से कैसे बचाए। हैरियट सेपल एक बार किसी गलत काम को सूंघ लेती थी। गुनहगार को सबके सामने शर्मिंदा करने में उसे बहुत ही मजा आता था। तो फिर जेनी ऐसा क्या करे कि हैरियट सेपल पैट्रिक को यूं बदनाम और परेशान ना कर पाए? तब उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जो काम कर सकता था। उसने हैरियट की तरफ से खड़े खतरे को खत्म करने के लिए लालच और झूठी आस का सहारा लेने का फैसला किया। हैरियट और नैन्सी में एक बात समान थी, दोनों ने ही छोटी उम्र में अपने पतियों को खो दिया था। जेनी ने हैरियट से कहा कि पैट्रिक आइव की मदद से नैन्सी ड्यूकेन अपने मरे हुए पति विलियम ड्यूकेन से बात कर पा रही थी, और ये भी कि पैट्रिक ने उससे इस काम के लिए पैसे लिए थे। उसने हैरियट को सुझाव दिया कि अगर वो चाहे, पैट्रिक उसके लिए भी वही कर सकता था जो नैन्सी के लिए कर रहा था। अगर हैरियट और जॉर्ज फिर से एक साथ नहीं हो सकते, तो उनके बीच कम से कम कोई बातचीत तो हो ही सकती है। लेकिन हाँ, इस बात को चर्च से जरूर राज रखना होगा, और गांव के लोगों से भी। अच्छा ये बताओ जेनी, जब तुमने हैरियट से ये कहा तो उसका रवैया कैसा था? वो तो मेरी बात सुनते ही पागल सी हो गई थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ऐसा हो। उसने कहा कि जॉर्ज से फिर से बात करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। आप सोच भी नहीं सकते मिस्टर पॉयल कि वो अपने पति से कितना प्यार करती थी। फिर उसके बाद मैंने पैट्रिक को ये सब समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उसके लिए एक परेशानी खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने उसे हल कर दिया था। अब यहाँ पर बात ये थी कि मैंने पैट्रिक से बिना पूछे ही हैरियट के सामने ये ऑफर रख दिया था। मुझे अपने दिल में पता था कि पैट्रिक इसके लिए मानेगा नहीं, लेकिन मैं बेचैन थी। मैं चाहती थी कि किसी भी तरह उसको इस बात के लिए राजी कर लूं। वो काफी उसूलों वाला आदमी था, और उसने मेरी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि उसे सिर्फ इतना करना है
कि कभी कभार हैरियट को दिलासा देने वाले कुछ शब्द बोल दे और ये दिखावा कर दे कि वो शब्द जॉर्ज सिपल ने उसके लिए कहे थे। उसे हैरियट के पैसे लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाया ये सब, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि ये सब बहुत ही अनैतिक काम है और हैरियट के प्रति ये नाइंसाफी होगी। ऐसा करने से बेहतर है कि वो अपनी बर्बादी को सहन कर ले। मैंने उससे बहुत विनती की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझसे कहा कि मैं जाकर हैरियट से कहूं कि जो वो चाहती है वो नहीं हो सकता। जब मैंने ऐसा किया, उसी पल से हैरियट उसकी दुश्मन बन गई। वो मेरे झूठ को गांव भर में दोहराने लगी। अगर पैट्रिक चाहता तो वो हैरियट का नाम बहुत खराब कर सकता था, ये कहकर कि वो उसकी इस सेवा का फायदा उठाने के लिए उतावली थी। और जब पैट्रिक ने उसकी मर्जी पूरी नहीं की, तो वो पैट्रिक को धर्म विरोधी और गैर क्रिश्चियन कहने लगी। लेकिन वो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। बेवकूफ आदमी। एक पल में वो उसे चुप करा सकता था, लेकिन वो इतना नेक था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम उसके बाद नैन्सी ड्यूकेन के पास सलाह के लिए गई थी? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, मुझे लगा कि सिर्फ पैट्रिक और मैं ही क्यों फिक्र करें। नैन्सी भी तो इसका हिस्सा थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे सबके सामने अपना झूठ मान लेना चाहिए, लेकिन उसने मुझे ऐसा ना करने की सलाह दी। उसने कहा, जेनी, अपने आप को बलि मत चढ़ाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम हैरियट की निंदा को सह पाओगी। और उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है अब पैट्रिक के लिए और किसी न किसी तरह मेरे लिए भी कोई मुसीबत आने ही वाली है। और फिर वाकई मुसीबत आई भी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि हैरियट सिपल, वो घिनौनी औरत, अब मर चुकी है। उसके कातिल ने इस दुनिया का बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी उलझन अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। मैंने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उन लोगों को मारा किसने? अच्छा ठीक है कैचपोल, मैं हैरियट और ईडा से शुरू करके तुम्हें बताता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता था कि हैरियट और ईडा कभी भी खुद को खत्म करने के उस प्लान के लिए हामी नहीं भरती जो जेनी ने हमें बताया था। इसीलिए उनको कत्ल कर दिया गया। कितना आसान था उनके कत्ल को ऐसी खुदकुशी दिखाना जो किसी और को सौंपी गई हो। मिस जेनी को लगा होगा कि मैं उनकी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर लूंगा, लेकिन पॉयरो को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। रिचर्ड नेगस और जेनी ने मिलकर ये प्लान बनाया कि ईडा और हैरियट को मार दिया जाए। वैसे तो उनके पकड़े जाने की गुंजाइश काफी कम थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा हो भी जाता तो इन्हें ये उम्मीद थी कि 7:15 और 8:10 के बीच की इनकी एलिबाई काम करेगी, जेनी की भी और नैन्सी की भी। जेनी और सैमुअल किड पर एक बेगुनाह औरत को फंसाने की कोशिश करने का इल्जाम लगेगा, लेकिन कत्ल या कत्ल की साजिश का नहीं। इन्होंने ये चालाकी की थी कि ये इस गलती को करना कबूल कर लेते ताकि ज्यादा बड़े जुर्म के लिए सजा से बच जाएं। तो अब कहानी ये थी कि हैरियट सिपल को ईडा ग्रैंसबेरी ने मारा और रिचर्ड नेगस ने पहले ईडा को और फिर खुद को। मैं तुम्हें बता दूं मिस जेनी कि तुम्हारा प्लान काफी चालाकी से भरा हुआ तो था, लेकिन हरक्यूल पॉयरो को हराना आसान नहीं है। जेनी थोड़े गुस्से में बोली, रिचर्ड खुद मरना चाहता था, उसको कत्ल नहीं हुआ है, वो मरने पर तुला हुआ था, तो उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ ये बात है, तुम्हारे पूरे झूठ में सिर्फ यही एक बात सच थी। बिल्कुल मिस्टर पॉयरो, ये उसी का कसूर है, ये सारी गड़बड़ी। अगर रिचर्ड नहीं होता तो मैं कभी किसी को नहीं मारती, लेकिन फिर भी तुमने मारा, कई बार। और कैचपूल ने ही एक बार फिर से मुझे सही रास्ते पर डाला, कुछ मासूम से शब्द बोलकर। उसी ने मुझसे कहा था, पॉयरो, अगर मर्डर बी से शुरू होता तो। जब हमने तुम्हारी कहानी सुनी जेनी, हम सैमुअल किड के घर से आ गए, और ये कुदरती बात है, जो तुमने बताया था हमने उसके ऊपर बात की। तुम्हारा वो दिखावटी प्लान जो तुमने रिचर्ड के साथ मिलकर बनाया था, उसका ख्याल काफी दमदार था। उसमें एक ऑर्डर था, गिरते हुए मोहरों की तरह। सिवाय इसके कि जब मैंने गंभीरता से उस पर सोचा, तो मुझे पता चला कि असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि गिराने का ऑर्डर चेंज हो गया था। इन सारी वारदातों के सिलसिले का अंदाजा लगा पाने के लिए मैंने अक्षरों को नामों में बदल दिया। जो प्लान तुमने सैमुअल किड के घर में हमें बताया था, वो इस तरह से था, बी ए को मारता है, फिर सी बी को मारता है और फिर डी सी को मारता है। उसके बाद डी इंतजार करता है ई के ऊपर ए बी और सी को कत्ल करने का इल्जाम लगने
और उसके फांसी पर चढ़ जाने का। और फिर डी खुद को खत्म कर देता है। अब इस सारे सिलसिले में जो डी है वो ऑब्वियसली तुम हो मिस जेनी हॉब्स। इत्तेफाक से मेरे दोस्त कैचपूल को वर्ग पहेली से बहुत प्यार है और अपने इसी शौक के चलते उसने मुझसे किसी ऐसे अंग्रेजी शब्द के बारे में पूछा जिसमें 6 अक्षर हों और जिसका मतलब हो मौत। मैंने सुझाव दिया मर्डर। तब कैचपूल ने कहा, नहीं पॉयरो, ये सुझाव तभी काम आएगा अगर मर्डर डी से शुरू होता हो तो। मुझे कुछ समय बाद उसकी ये बात याद आई और मैंने अपने मन में अटकल लगाई। अगर मर्डर वाकई डी से शुरू हो तो, अगर सबसे पहले मारने वाली ईडा ग्रांसबरी ना होकर तुम हो तो। और फिर वक्त के साथ मेरी ये अटकल पक्के यकीन में बदल गई। मैं समझ गया कि क्यों तुमने ही हैरियट को मारा होगा और उसे अपनी बातों में कैसे उलझाया होगा। उससे संपर्क तुम ही ने किया था। तुमने उससे कहा कि तुम्हें हैरियट से जरूरी काम से मिलना था और उसे इस बात को सबसे छिपाकर राज रखना होगा। तुमने उससे कहा कि ब्लॉक्सम में तुमने उसके लिए कमरा बुक किया है और उसकी कीमत भी चुका दी है और तुम खुद वहां पर गुरुवार दोपहर को आओगी, शायद 3:30 या 4 बजे, ताकि तुम दोनों मिलकर अपना वो जरूरी काम कर सको। हैरियट ने तुम्हारा न्योता कबूल कर लिया। न्योते में कुछ ऐसा लिखा था जिसे वो कभी ना कर ही नहीं सकती थी। तुमने उसे वो ऑफर दिया था जिसके लिए पैट्रिक सालों साल मना करता रहा, उसके मरे हुए प्यारे पति के साथ संवाद। तुमने उसे कहा कि जॉर्ज सिपल ने तुम्हारे जरिए उससे बात करने की कोशिश की है। तुम जिसने 16 साल पहले जॉर्ज तक पहुंचने में उसकी मदद करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही, और अब एक बार फिर से जॉर्ज अपनी प्यारी पत्नी को संदेश देने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें अपना जरिया बनाकर। उसने उस पार की दुनिया से तुम्हारे साथ बात की थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने इन बातों को इस तरह से कहानी बनाकर उसे सुनाया होगा कि वो इनकार कर ही नहीं पाई होगी। जेनी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मैंने पूछा, लेकिन ईडा का क्या? वो ब्लॉक्सम होटल क्यों आई? पॉयरो मुस्कुराया। उसे न्योता दिया था रिचर्ड नेगस ने, और ईडा रिचर्ड को कभी भी इनकार कर ही नहीं सकती थी। किसी मरे हुए अपने का संदेश पाने के लिए नहीं, बल्कि 16 साल बाद अपने पुराने मंगेतर से फिर से मिलने के लालच में वो वहां आई। रिचर्ड ने ईडा को छोड़ दिया था और बेशक उसका दिल तोड़ा था। ईडा ने उसके बाद कभी शादी भी नहीं की। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि रिचर्ड ने उससे दोबारा मेल करने या शादी करने का भी इशारा किया हो, यानी एक हैप्पी एंडिंग। तो भला ऐसी बात के लिए ईडा क्यों ना मान जाती और क्यों ना दौड़ी दौड़ी रिचर्ड के बुलावे पर ब्लॉक्सम होटल चली आती। रिचर्ड ने भी उससे 3:30 या 4 बजे मिलने के लिए कहा, और इस तरह से जेनी हॉब्स ने हैरियट सिपल का कत्ल किया और रिचर्ड ने ईडा का। दिन के तकरीबन एक ही वक्त, कमरा नंबर 121 और 317 में। दोनों कमरों में एक ही तरीका आजमाया गया। दोनों को ही जहर पीने के लिए उकसाया गया। जेनी ने हैरियट से कहा और रिचर्ड ने ईडा से कि मुझे जो कहना है उसे सुनने के लिए तुम्हें एक गिलास पानी पीना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, तुम बैठो। फिर बेसिन के पास पड़े ग्लास में पानी लाते हुए इन्होंने उसमें जहर मिला दिया होगा और फिर ग्लास दोनों शिकारों को दे दिए गए होंगे। उसके बाद जल्दी ही उनकी मौत हो गई होगी। और रिचर्ड की मौत कैसे हुई? मैंने पूछा। इसका जवाब दिया जेनी ने। मैंने आपको सैम के घर जो बताया था उसका अधिकतर हिस्सा सही है। रिचर्ड ने वाकई सालों की चुप्पी के बाद मुझे खत लिखा था। उसने पैट्रिक और फ्रांसिस के साथ जो किया उसे लेकर जुर्म के एहसास से वो टूट गया था और उसे उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो वाकई दिलोजान से अपनी मौत चाहता था, और हम सब की भी। उसने मुझसे मदद मांगी। उसने कहा कि अगर हम सब नहीं मरते हैं तो फिर ये करना बेमानी होगा। वो कातिल नहीं, सजा देने वाला बनना चाहता था, और इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम दोनों खुद भी इस सजा से बच नहीं सकते थे। मैं उसकी इस बात से सहमत थी, लेकिन मैं खुद मरना नहीं चाहती थी और ना ही मैं ये चाहती थी कि रिचर्ड मरे। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इतने साल तक सिर्फ और सिर्फ अपने जुर्म के बारे में सोचते रहने के बाद वो अजीब सनकीसा हो गया था। इस बात में मुझे जरा भी शक नहीं था कि अगर मैंने उसका सुझाव नहीं माना तो वो मेरा भी कत्ल कर देगा। उसकी ये हालत देखकर मैं डर गई थी, बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं समझ गई थी कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे नाटक करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं मदद के लिए नैन्सी ड्यूकेन के पास गई और उसने मेरी दिक्कत हल भी कर दी। उसका प्लान काफी बढ़िया था।
उसकी नसीहत पर चलते हुए मैंने रिचर्ड को उसकी तरकीब से सिर्फ एक अलग सलाह दी। रिचर्ड ये सोचता था कि एक बार हैरियट और ईडा मर गईं तो वो मुझे भी खत्म कर देगा और फिर खुद को भी। वो हर चीज को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। नैन्सी ने मुझे सुझाव दिया कि मैं रिचर्ड को इस बात के लिए मनाऊं कि मुझे उसे मारना चाहिए बजाय इसके कि वो मुझे मारे। उसने इसके लिए तरकीब भी मुझे बताई। ये तरकीब मेरे काफी काम आई। मैं रिचर्ड के पास गई और मैंने उससे कहा कि हम चारों का ही मरना काफी नहीं है, यानी मेरा, उसका, हैरियट और ईडा का। नैन्सी को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। मैंने दिखावा किया कि अगर मैं नैन्सी के मरने के बाद मरूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो हैरियट से भी ज्यादा दुष्ट थी। मैंने उसे एक लंबी झूठी दास्तान सुनाई कि कैसे नैन्सी ने बड़ी ही बेरहमी से पैट्रिक को उसकी पत्नी से दूर करके लुभाने का जाल रचा था और उसका इनकार मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने रिचर्ड से कहा कि नैन्सी ने मुझे बताया था किंग्स हेड में उसके बोलने का मकसद पैट्रिक की मदद करना नहीं बल्कि फ्रांसिस को चोट पहुंचाना था। उसे उम्मीद थी कि ये सब सुनकर फ्रांसिस या तो अपनी जान ले लेगी या पैट्रिक को छोड़कर चली जाएगी और नैन्सी का रास्ता साफ हो जाएगा। इन बातों का रिचर्ड पर अच्छा असर हुआ। वो मुझसे पहले मरने के लिए तैयार हो गया। उसे ये भी पता नहीं लगा कि इसमें सैमुअल किड भी हमारे साथ शामिल था। सैम को मैंने और नैन्सी ने अपने साथ शामिल किया था। ये हमारे प्लान का हिस्सा था। हम में से कोई भी उस खिड़की से कूदकर पेड़ के सहारे नीचे नहीं उतरना चाहती थी। हम दोनों को डर था कि हम गिरकर अपनी गर्दन तोड़वा लेंगी। और दरवाजे पर अंदर से ताला लगाने के बाद चाबी को टाइल के पीछे छुपाकर कमरे से बाहर निकलने का बस वही एक रास्ता था। इसके लिए हमें सैम की जरूरत थी और फिर बाद में रिचर्ड होने का स्वांग करने के लिए भी। मेरे मुंह से हैरानी में भरे शब्द निकले। ओह, तो इसीलिए तुमने हमें किड के घर में जो कहानी सुनाई उसमें सब कुछ मेल खा रहा था। रिचर्ड ने चाबी छुपा दी थी ताकि ऐसा लगे कि कातिल उसे ले गया, क्योंकि वो नैन्सी को फंसाने की साजिश में शामिल था। पॉयरो ने कहा, हाँ, उसमें वो शामिल था। उसे ऐसा लगता था। जब जेनी ने उसे जहर मिला पानी का ग्लास दिया तो उसे यकीन था कि जेनी जिंदा रहेगी और ये निश्चित करेगी कि नैन्सी को उन तीनों कत्लों के लिए कसूरवार ठहराया जाए। उसे लगता था कि जेनी पुलिस से इस ढंग से बात करेगी कि वो नैन्सी पर शक करेंगे। रिचर्ड को ये सब पता ही नहीं था कि उसने लॉर्ड और लेडी वॉलेस के साथ मिलकर अपनी पक्की अलीबाई तैयार कर रखी थी, या फिर ये कि उसकी अपनी मौत के बाद कफलिंक उसके मुंह में पीछे की तरफ धकेल दिया जाएगा, चाबी को टाइल के पीछे छुपा दिया जाएगा, खिड़की खोल दी जाएगी। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि जेनी, नैन्सी और सैमुअल ऐसा इंतजाम करेंगे कि पुलिस को ये लगे कि खून 7:15 और 8:10 के बीच हुए हैं। जेनी मेरी तरफ मुड़ी और बोली, देखिए, ना तो नैन्सी और ना ही मैं ये सब करना चाहती थी। आपको मेरा यकीन करना होगा मिस्टर कैचपूल। अगर मैं रिचर्ड को इनकार करती तो वो मुझे मार डालता। हमने सब कुछ तय कर रखा था। नैन्सी को साफ बचकर निकल जाना था और सैम और मुझे नैन्सी को फंसाने के लिए थोड़ी बहुत सजा मिलनी थी, लेकिन मौत की नहीं। हमें उम्मीद थी कि हमें जेल में कुछ साल के लिए सजा काटनी होगी। उसके बाद हमारा इरादा था कि हम शादी कर लेंगे। मैं सैम को उतनी मोहब्बत तो नहीं करती जितनी पैट्रिक को करती थी, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा और प्यारा साथी और दोस्त है। वो मेरा अच्छी तरह ख्याल रखता अगर मैंने नैन्सी को छुरा मारकर सब तबाह ना कर दिया होता। पॉयरो थोड़ा गुस्से से बोला, जी नहीं मैडम, तबाह तो सब कुछ पहले ही हो चुका था जब तुमने हैरियट और रिचर्ड को कत्ल किया था। नहीं मिस्टर पॉयरो, मैंने रिचर्ड को कत्ल नहीं किया। वो खुद मरना चाहता था। मैंने उसकी रजामंदी से उसे जहर दिया, या फिर यूं कह सकते हैं कि मैंने उसे अपने बचाव के लिए मारा, वरना वो मेरा खून कर देता। लेकिन उसने तुम्हें खुलकर तो ऐसी कोई धमकी कभी भी नहीं दी थी। जी नहीं, नहीं दी थी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो पक्का मुझे मार देगा। आप दोनों प्लीज इसके बारे में सोचिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। फांसी पर चढ़ने से पहले मैं बस एक बार आपसे ये सुनने की आस रखती हूँ कि आप ये कहें कि मैंने रिचर्ड का कत्ल नहीं किया। उसकी इस बात का ना तो पॉयरो ने कोई जवाब दिया और ना ही मैंने, और हम दोनों वहां से उठ खड़े हुए। इसके 4 दिन बाद मैं अपने घर में फायरप्लेस की धधकती आग के सामने बैठा था, ब्रांडी के घूंट भरते हुए और अपनी वर्ग पहेली पर काम करते हुए। तभी पॉयरो बैठक में दाखिल हुआ। उसने मूंछों ही मूंछों में मुस्कुराते हुए कहा,
आज सुबह मैं प्लेजेंट्स कॉफी हाउस गया था। वेट्रेस फी स्प्रिंग ने मुझे तुम्हें ये संदेश देने को कहा है कि वो तुमसे जल्दी से जल्दी कुछ बात करना चाहेगी। मुझे ऐसा लगता है कैचपोल कि वो शायद तुम्हें पसंद करने लगी है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हें एक चीज और दिखानी है। ये देखो। उसने अपनी जेब से एक खत निकालकर मेरे सामने रख दिया। किसका खत है ये पॉयरो? उन दो लोगों का जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी सलाह मानकर अब उन्होंने आखिरकार शादी का फैसला कर ही लिया है। डॉक्टर और मिसेस एम्ब्रॉस फ्लावरडे। मैंने खत की तरफ देखा और फिर हम दोनों ही मुस्कुरा दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।